So hello and welcome everyone. मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने कोई नई लर्निंग आपके बैच में नहीं की थी। उसके प्रीवियस वीक हम लोगों ने चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था। तो दोस्तों, हम सब ने एक्सरसाइज करनी थी। जो चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करना था, जिससे हमें प्रैक्टिकल आइडिया आए कि ये किस प्रकार से चलता है। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद कल से अब हम नया एपिसोड ओपन करेंगे। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में लास्ट टाइम आपके कुछ असाइनमेंट्स थे, कई बाकी थे, तो हमने तय किया था कि एक और वीक एक्सटेंड करेंगे और इस वीक हम सब लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सबके असाइनमेंट्स में देख पा रहा हूं। वंडरफुल। हम अर्चित बंसल से शुरू करते हैं मीटिंग। जैसे अर्चित बंसल ने अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे काम किया हुआ है। अर्चित ने फर्नीचर फर्निशिंग, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, स्पेशल कंज्यूमर हेल्थ केयर सर्विस, ये 4 सेक्टर पे काम करके अर्चित ने कजारिया सेरामिक अच्छा चार्ट बताया। 985 भाव है उन्होंने कुछ, ये लेवल भी यहाँ पे लिखे हुए। हम जरा टैली करेंगे कि क्या अर्चित ने जो लिखा है वो सही है, और अर्चित ने जो सपोर्ट बताए वो सपोर्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। मीनवाइल जो कुछ भी हम डिस्कस करें उसमें कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन रेज योर क्वेरी, राइट। आप हैंड रेज कीजिएगा और फिर हम आपसे बात करेंगे, राइट। सो अर्चित, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग अर्चित। सो मेरे ख्याल से लास्ट वीक आपका कोई सेक्टर नहीं था, है ना? ये इसी वीक किया आपने? हाँ जी सर, लास्ट वीक नहीं था कोई। राइट। तो यहाँ पे आपने जैसे फर्नीचर फर्निशिंग पेंट का एक सेक्टर लिखा हुआ है। अब आप जानते ही हो कि फर्नीचर फर्निशिंग और पेंट ये एक बड़ा सेक्टर है, जिसमें आपकी सिरामिक की कंपनी आ गई, पेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ऑलरेडी उनको सेग्रीगेट किया हुआ है। सो वंडरफुल, बढ़िया, आपने चार्ट भी सब डाल दिए, वेरी गुड। तो सिरामिक में इतनी कंपनियां हैं, और जनरली मैं देखता हूं अर्चित, तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं पीयूष भाई अभी आपने लिया सिरामिक कजारिया, पैसा बन गया, अभी हमको पैसा बनाना है तो हम भी कोई ऐसी छोटी कंपनी लेंगे और कल वो बड़ी कजारिया बनेगी। ज्यादातर लोगों का ये रिव्यू होता है, राइट, कि मैंने कोई कंपनी ऐसी खरीदूं जो कल की कजारिया बने। पर फिर आज की कजारिया से क्या दुश्मनी है? हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कजारिया तो धंधा ही नहीं कर पाएगी, पर दूसरी जो कंपनी है छोटी 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 छोटी, वो सब बड़ी बन जाएगी। और ये आज नहीं, 15 साल पहले, 10 साल पहले मैं अपने पूरे अलग अलग अपने दोस्तों के निवेश को, अपने साथ में जो लोगों ने निवेश की थी उनके निवेश की पैटर्न देखूं तो सबकी सोच यही होती थी, मेरी भी यही थी, क्यों एलएनटी में लगाना, क्यों कजारिया में लगाना। अब मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, जब मैंने पैसा लगाया था उस समय भी कजारिया बड़ी ही थी, तो तब भी लगता था अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, चलो कुछ और ढूंढे। और ये छोटी छोटी कंपनियों में हम अच्छा ढूंढते रहते थे। देखो, 1 रुपया, 10 रुपया भी, ये 900, 1000 वाला कहाँ पीयूष भी बढ़ेगा? ये 1000 वाला, 1000 रुपए में 20 रुपए बढ़े तो कुछ नहीं है, रेजेंसी में 20 रुपए बढ़ गए तो 21 रुपया है। अब पता नहीं, ऐसे कभी कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ते नहीं है, पर लोगों के दिमाग में भाव छाए होते, जिससे उनकी थिंकिंग कुछ इस प्रकार की रहती है। मैं यहाँ पे आपके सामने कजारिया बाद में बताता हूं, उससे पहले ये जो मस्त मस्त कंपनियां एकदम बढ़िया, रेजेंसी सिरामिक, 1 रुपया भाव, क्या ले जाएगी? यही होता है ना, क्या ले जाएगी? दिस इज रेजेंसी सिरामिक, आपने देखी थी अर्चित भाई रेजेंसी का चार्ट? देखो क्या नहीं बढ़िया सर, चार्ट है। मैंने
बढ़िया चार्ट है ना एकदम, सारा ब्रेकडाउन में है सर। सारा ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2000, अरे बाप रे, 1997 का लेवल देखो, हम उससे भी आधे चल रहे। एक समय था जब ये शेयर भी रैली कर रहा था, है ना, कहा 5 रुपए से 75 रुपीज, तो लोगों को लगता है 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, मतलब ये कंपनी तो बढ़िया है। जो लोग खाली भाव देखते हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं। मैं आपको याद करा दूं, जब आप लोग फंडामेंटल सीख रहे थे तब हमने एक चीज सीखी थी, कंपनी नहीं चलती है, सेक्टर चलता है। तो जब सेक्टर चल रहा होता है, हाथी घोड़े सब दौड़ते हैं। जैसे सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आया, सबसे पहले जहाज छोड़ के चूहे भागते हैं, और फिर वो आपको कभी पकड़ में नहीं आते, वो ट्रैप हो जाते हैं। सो हियर यू कैन सी योर कंपनी हैव रैलीड फ्रॉम 4 रुपीज टू 76 रुपीज। शायद कहानियां आई होगी, ये 5 से 50 होगी, तुमने नहीं खरीदी, पाप कर दिया ये तो। फिर लोग ट्रैप होते हैं, और आप देखो लोग इसमें एवरेज ही कर रहे होंगे कि कभी तो चलेगी, कभी तो चलेगी। और आज अगर किसी ने 1997 में ये कंपनी में रुपया रोका था, आज भी ये कंपनी लिस्टेड है, राइट, पर 1997 का भाव था 9 रुपया, आज भाव है 1.5 रुपया। कितना हुआ अर्चित भाई, लाख का? 90 बहुत कम हो गया सर, ये तो सारी मतलब लाख के इन्वेस्टमेंट 20,000 है। हो गए, है ना। अब हाँ, इससे बड़ी चीज, चलो मेरे पैसे नहीं बढ़े, ये इसलिए नहीं बढ़े होंगे क्योंकि कंपनी धंधा बंदा कुछ करती नहीं होगी, प्रॉफिट देखो लॉस कर रही है, तो ये हर साल ईपीएस खा जाती है। देखो इस साल कितना ईपीएस खा गई, -1। तो ये हर साल एक दो रुपया ईपीएस खाते 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 इफेक्ट आपके भाव पे आती है, और आपका पैसा सब चला जाता है। क्या अर्चित भाई, आपको 20 साल में डिविडेंड कितनी बार मिला होगा, कैन यू टेल मी? इसमें तो सर जब कंपनी लॉस मेकिंग चल रही है तो फिर डिविडेंड लेकिन तो ये तो मिलना ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, ये तो पीयूष भाई अचानक लॉस करने लगी, पहले प्रॉफिट करती थी, होता है ना ऐसा। पर मैं बता दूं, अचानक अचानक शेयर बाजार में ऐसी कुछ नहीं होती है। लोगों के मन में ये वहम है कि मुझे शेयर बाजार में बहुत एक्टिव रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंपनी का, मैं सीधे सीधा यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन ओपन करता हूं, अपने जीवन काल में इसने 2001 में डिविडेंड दिया था 1 रुपए का, 2030 में 1.5 रुपए का, 2003 में, तो अपने 20 साल के हिस्ट्री में इसने ये डिविडेंड दिया है। 17 साल यानी लॉस के, राइट फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग फंडामेंटल पहले सीखे, ताकि इस प्रकार से तेजी में हर चीज चलती है, तेजी में आप ट्रैप ना हो जाओ। हमें हर चीज का जवाब उनके हिसाब किताब से चाहिए। इसका ये हाल होना ही था, ये इनके फंडामेंटल बता सकते थे दोस्तों आप। हाउ कैन यू ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ कंपनी हु आर नॉट डूइंग बिजनेस, राइट। यहाँ पे ये तो रेजेंसी है, चलो एक आधी कंपनी में गड़बड़ हो सकती है। ये क्या नाम है इसका, शाबलोना। 10 रुपए में क्या ले जाएगी, बराबर ना, नुकसान हो कि क्या होगा, 10 का 20 होगा, मैं तो बेच दूंगा। यही होती है सब लोगों की सोच। ये किस प्रकार का शेयर है अर्चित भाई? ब्रेकडाउन है, लॉन्ग टर्म में देखो तो ब्रेकडाउन है, मतलब शॉर्ट टर्म ये में भी। रेंज बाउंड शेयर है, देखो ऐसे रेंज में चलता है ना। 2007 में ये 8 रुपया था, 8 से 30 हो गया। यहाँ पे इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया 2010 में। लोगों को लगा होगा कि अब ये कंपनी भी चलेगी, ये कंपनी भी अब धंधा करने लगेगी। कितना धंधा करती है ये आज, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का लॉस करती है, 1 करोड़ का धंधा, राइट। लोगों को लगा 2010 में ये चलेगी, फेक ब्रेकआउट दिया और वापस अपने पुराने भाव पे आ गई। तो जो लोग भाव देख के खरीदते हैं, वो मैं आपको बता दूं,
बाजार 30,000 आएगा, बाजार 50,000 आएगा, उनके शेयर जिंदगी में कभी नहीं बढ़ने वाले। उससे खराब चीज ये है कि उनको डिविडेंड भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो जनरली अगर आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी लेके रखते हो, तो 10-15 साल में ऐसा हो जाता है कि आपने निवेश किया हो, कम से कम 50% से ज्यादा तो आपको डिविडेंड आने लगता है। ऑलमोस्ट मैंने देखा है 15 साल में आपने जो लगाया वो पूरा रुपया 1x to 2x डिविडेंड में घर वापस फ्री में आ जाता है। तो बाकी बाजार में जो पैसा लगाए वो तो अपना नहीं लगाए, वो तो फ्री में है, लेकिन वो ये सब में उनको कुछ भी नहीं होगा। एनी कंपनी कोई भी देखो, फटाफट यहाँ पे, दिस इज यूरो अगेन, वंडरफुल कंपनी है ना, सेम वही डायलॉग, क्या ले जाएगी, भाव ही नहीं आ रहा है ये तो। रेस्टाइल सेरामिक, मैं भी ज्यादा समय यहाँ पे नहीं बिगाड़ रहा हूँ, फटाफट मंथली, क्या बढ़िया कंपनी है ना। अब सर सेम पैटर्न है इन सभी कंपनियों के ना, ब्रेकडाउन है सेम, सभी का। अरे इसीलिए तो अर्चित भाई हमने थर्ड वीक जब हम सीख रहे थे, थर्ड वीक इटसेल्फ हमने डिसाइड किया कि हमें ये झुंड के साथ काम नहीं करना है, हमें फ्रंट रनर चाहिए जिससे धंधा आता है सेक्टर को। ये सेक्टर पूरा अगर आप सिरामिक देखो, ऑर्गेनाइज लिस्टेड सेक्टर, तो इसको धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी कौन सी है? ओनली एंड ओनली कजारिया एंड सेरा एंड सोमानी सेरामिक, ये 3-4 कंपनी ले लो तो धंधा यही लोग कर रहे हैं। बाकी कंपनियां देखने की जरूर नहीं है, नॉट इन दिस सेक्टर, इन एनी सेक्टर। देखो जब भी कोई कंपनी ने अपना पहला दिन जब रजिस्टर किया, जब वो कंपनी आई, एशियन ग्रेनिटो हो, रेजेंसी हो या कजारिया हो, जो इनका जिंदगी का पहला दिन था जब इन्होंने धंधा चालू किया होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा, मैं भी सेरामिक बेचूंगा और मैं कल बड़ा बनूंगा। तो सबसे पहला टारगेट इनका क्या था? धंधा, बेचूंगा, सेल्स। सेल्स बेसिक चीज होती है हर धंधे की। इन एनी बिजनेस यू नीड सेल्स टू ग्रो। तो एक चीज तो तय, सेल्स प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। जो हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में बाकी सब देखेंगे, पर वो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखो तुमने जो चीज के लिए धंधा चालू किया वो कर पा रहे हो कि नहीं। अरे वो ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरे क्राइटेरिया क्या देखेंगे? अगर कुछ कंपनियां धंधा कर रही है तो सब आ गया उसमें, अच्छी प्रोडक्ट होगी, सर्विस अच्छी दे रहे होंगे, राइट। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास मोनोपोली प्रोडक्ट है, करते होंगे 200 करोड़ का धंधा, वही सेक्टर में दूसरी कंपनी 2000 करोड़, पर वो बोलेंगे आई हैव स्पेशल प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट और कोई नहीं बनाता है, पर धंधा 200 करोड़। तुम्हारी प्रोडक्ट और कोई नहीं बनाता है, वो हम मानते हैं आपकी इस बात को, पर और कोई इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो मार्केट में दम नहीं है। हमें मार्केट भी तो चाहिए, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका बिकना तो चाहिए कि नहीं माल, राइट। तो ब्रांड इज इंपॉर्टेंट। आज मेरे हिसाब से आप लोग मानोगे, कजारिया सेरा जैसी कंपनी ने अपनी ब्रांड खड़ी की है, एंड दैट इज द रीजन 2009, 10, 8 के आसपास, मेरे को पक्का भी याद नहीं है कब हमने कजारिया सिरामिक, हमने सब दोस्तों ने खरीदे थे। उस समय यही एनालिसिस मैंने किया था और मेरे सामने उभर कर आई ये दो कंपनियां। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं सेरा खरीदूं कि कजारिया खरीदूं। दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग थे, पर सबसे ज्यादा बढ़िया धंधा कौन करता है? कजारिया। तो वेटेज तो वहां आएगा ही, तो वेटेज कजारिया में आया, एंड थैंक्स गॉड कि मैं इनके लपेटे में नहीं आया। दिस इज कजारिया। क्या समझ में आया कजारिया का चार्ट देख के अर्चित भाई? कैन यू सर एक्सप्लेन? यस सर, यस सर। सर ये रेंज बाउंड रहा था 2017 से लेके 3 साल तक, ये 300 से 700 की रेंज में अप्रोक्सीमेटली रहा था। उसके एब्सोल्युटली। बाद इन्होंने ब्रेकआउट दिया है जनवरी, दिसंबर जनवरी से ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद अब रैली मोड में है 3-4 मंथ से, ये फिर अभी कंसोलिडेशन में। बराबर है। देखो यहाँ पे अर्चित भाई बिल्कुल सही बताया आपने। देखो जब रैली करने का टाइम था तब इसने कैसा रैली किया? बढ़िया एकदम। कहा बढ़िया ये एकदम। 2000 में 5 रुपया, 5 से 50 नहीं, 500, मतलब ऑलमोस्ट
150 टाइम्स, 100 गुना तो ये शेयर वही रैली में हो गया। लेकिन कभी भी रैली में एंट्री नहीं लेने का, राइट। हमेशा हर कंपनी देखो, ये कुछ समय तक टूटी, कुछ समय तक टूटी, फॉल तो आएंगे ही। यहाँ पे भी इसने कुछ समय तक आराम किया था, तो हर कंपनी के लाइफ में फॉल आते हैं। ये 2008 में कितना टूटा था, जब 2008 की मंदी थी, तब आधा हो गया था ये भी, है ना। अब आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है अर्चित जी, कि 2017 से ये नहीं चला, तो आप दुखी हो गए होंगे, अरे यार पीयूष भाई कजारिया तो चलता ही नहीं है, पता नहीं जिंदगी में चलेगा कि नहीं। तब आपने अपने आप को क्वेश्चन करना है, अगर कजारिया नहीं तो आपको क्या लगता है, रेजेंसी चल रहा होगा, रेस्टाइल चल रहा होगा, मुरुदेश्वर चल रहा होगा, अर्जित भाई? नहीं चलेगा सर, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लीडर गेमिंग ही ही है। सेट करते हैं ट्रेंड, तो सबसे पहले लीडर चलता है, सबसे लंबा चलता है, वो कम करेक्ट होता है, राइट। अगर कजारिया आधा हो गया, 2017 में जो फॉल आया उसमें हुआ ना, ये 750 की से ऑलमोस्ट 350, मतलब आधा हो गया ना यहाँ पे। अगर यस सर। कजारिया 50% हुआ होगा अर्चित भाई, तो बाकी कंपनियां किधर चली गई होगी? बाकी 80%, 90%। या तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करता हूं, जब भी ऐसा करेक्शन आता है, कि चलो कजारिया नहीं, मैं बेच देता हूं, चलो आज मैं ये सोचता हूं कि यार ये कंपनी चलती ही नहीं है, अब बेच के मैं लूंगा क्या? फिर वापस इसी में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है, राइट। अगर मेरे को लगता है आने वाले समय में सेरामिक का उद्योग बढ़ेगा, तो उसमें अव्वल कजारिया रहने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करेक्शन आता है तब मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों एसआईपी करो। करेक्शन मोड में जो एसआईपी करेंगे, वो ऐसी जो दूसरी रैली आएगी ना, उसका फायदा उठाएंगे, राइट। अब ये राइट पूरा सर। करेक्शन मोड कितना लंबा है, 4-5 साल का करेक्शन मोड अभी खत्म हुआ है, जस्ट रिसेंटली इन 2020। तो ये कजारिया के निवेशक क्या सोच रहे हैं अभी, क्यों 5 साल बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया? कैन यू एक्सप्लेन सर दिस? लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट रहा था सर इनका ना, अभी 2021 में। ओके, सेल्स तो नहीं, लाइफ टाइम प्रॉफिट इनका 308 करोड़ रहा था। लाइफ टाइम हाई तो प्रॉफिट रहा था 2021 में। वंडरफुल, तो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आ गया, लाइफ टाइम हाई धंधा आएगा। तो अभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि चलो मंदी से बाहर निकल रहा है कजारिया, और अब की ये चलेगा। मैंने मिनिमम रैली कितनी बताई थी आपको, कोई भी कंपनी ब्रेकआउट के बाद कितना चलती है मिनिमम? 2x 2x। डबल। अब डबल ये सब चलेगी, ये जो गरीब कंपनियां हैं वो सारी डबल डबल होगी। जो लीडर कंपनी होती है, अगर वो कम डेप्थ वाली होती है, अच्छे मार्जिन होते हैं, तो जो धंधा आता है, कभी भी जो तेजी आती है वो 1 आध साल की नहीं होती है। लोग यूं ही वो डरे हुए घूमते रहते हैं रोज शेयर बाजार में, अरे बाप रे कल गिर गया तो। तेजी आती है लंबा चलती है, मंदी आती है लंबा चलती है। ये 5 साल मंदी चली ना, अब ये जो तेजी आई, ये डिमांड बता रही है आने वाले 5-6 साल तगड़ी डिमांड रहेगी। तो हर साल मैं उम्मीद रखूंगा कजारिया से लाइफ टाइम नया हाई लगेगा धंधे में, प्रॉफिट में। और ये भाव यहां से वापस, हमें कैसी रैली उम्मीद करनी चाहिए पता है? इसका इतिहास का क्या क्या, क्या कहता है? ऐसी रैली। तो अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ रैली इन कजारिया। यस अर्चित भाई, आप अगर इनमें से कोई भी कंपनी लोगे, एजेंसी एजेंसी सब चलेगी, पर वो सब कैसी चलेगी? रिकवरी आएगी, जैसे कुछ खराबी आई वापस 1997 के भाव पे, राइट। अब तय आपको करना है कि आपको 15-20 साल बिगाड़ने हैं कि वेल्थ करनी है। क्लियर एकदम अर्जुन क्लियर। जी, राइट। राइट सर। ये क्लियर। ब्रेकआउट के बाद ये 2 महीने क्या दिख रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है दो ये महीना कंसोल ट्रेडर हम्म? रिमोर्स है सर। या ट्रेडर्स रिमोर्स। वेरी गुड, दिस इज ट्रेडर रिमोर्स। तो जब एक बार चलता है ना, तब भी लोग इसमें फंस जाते हैं, लोगों को लगता है अब ये जिंदगी में रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ब्रेक लगाते लगाते कंपनियां चलती हैं। तो जब भी तेजी आए, आपने अगर एसआईपी किया हुआ है, माल लिया हुआ है, करेक्शन मोड में शांति रखो। अगेन करेक्शन मोड आया,
मैं कहूंगा कजारिया 1, 2, 3, 4 महीने से आराम कर रहा है। जब तक ये आराम चलता जाए मैं और थोड़े शेयर ले सकता हूं और ऐड कर सकता हूं। जैसे रैली आए साइड में हो जाओ, फिर लोगों को लेने दो। राइट, राइट दिस सर। इज द वे। रैली के बाद ट्रेडर रिमोट्स, बढ़िया रैली उम्मीद करो, फिर कुछ चलेगा, ये आएगा यहाँ से 2-3 हजार रुपया, फिर वापस 1-2 साल के आराम मोड में आ जाएगा। तो बाजार में कंपनियां ऐसे ही चलेगी। क्लियर एकदम? राइट। दिस इज सेरा सेरामिक। सेरा और कजारिया दोनों ने ब्रेकआउट दे दिया है ना। देखो राइट दोनों ही सर। अच्छी कंपनी, मेरे ख्याल से दोनों कंपनियों के मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, है ना, दोनों के अच्छे मार्जिन, सेम दोनों डेप फ्री मार्जिन है कंपनियां हैं। 10%। राइट, तो दोनों कमा के दे रही है। और मैं, मेरे कुछ दोस्तों के पास सेरा भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेरा बेच के कजारिया में आ जाओ, दोनों कंपनी अच्छी है, होल्ड करो, टारगेट रखो कि मेरे को इतना क्वांटिटी इकट्ठा करना है। लोग टारगेट भाव का रखते हैं, ये 5,000 आएगा तो मुझे मजा आ जाएगी, चलो ये आ गया 5,000, क्या करोगे अभी अर्चित भाई? यस सर। 10,000 आया, कुछ नहीं, भाव में क्या रखा है। मजा उसमें है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाए और बैंक में क्रेडिट बढ़ती जाए, आपकी बैंक में पैसा कंटिन्यू कैश फ्लो रहे आपका। राइट सर? राइट सर। ओके, एनी डाउट्स इन दिस सेक्टर और एनी चार्ट्स व्हिच यू हैव सीन? सर एक चीज थी सर, जैसे कजारिया सेरामिक हम देख रहे हैं अभी 3-4 महीने से ये ट्रेडर रिमोर्स में है, तो राइट, हम क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जो प्रीवियस रेंज बाउंड था 750 के हाँ, करीब इसने ब्रेकआउट दिया था, तो राइट। दोबारा से ये 750 आ सकता है? हम वेट करें 750 आने का, या जो भी मौका मिलता है 850 900 जो मतलब ट्रेडर रिमोर्स में रेंज रेंज बनती है उसमें खरीदे? देखो आपके पास अभी है कजारिया? सर अभी मेरे पास नहीं है नहीं कजारिया। है। अच्छा, आपने क्या सोचा हुआ है? कजारिया आपको लेने हैं? लेने हैं सर कजारिया। लेने हैं तो आपको अपना वेटेज सेट करना पड़ेगा कि मैं कजारिया मेरे पोर्टफोलियो में कितने करने वाला हूं। वेटेज ओके सर। किससे डिसाइड होता है? इसकी क्वालिटी से। अगर डेप फ्री है, अगर ये सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है तो हम ज्यादा वेटेज भी देंगे। मैंने कजारिया को 3% वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि इसी सेक्टर राइट। में हम एशियन पेंट भी लेने वाले। राइट, उसको तो राइट। हमें 5% वेटेज देना पड़ेगा, बराबर ना। तो हम कजारिया में ऐसा राइट। नहीं कर सकते कि मैं 5%, 10% बड़ा वेटेज दे दूं, बट 2-3% वेटेज इज ओके। अब आपने तय कर लिया अर्चित भाई कि मैंने को 2-3% कजारिया लेने हैं, तो अभी ये राइट। करेक्शन मोड में है, आपको कुछ ऐड कर लेने चाहिए, अभी चल नहीं रहा है, सो दैट इज लॉटरी राइट। फॉर यू, बराबर। अभी आप राइट ये सर। उम्मीद मत रखो कि 800 आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, ये चल तो नहीं रहा है, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी, चलने से पहले मैं थोड़ी पोजीशन बना लूं इसमें। राइट, राइट सर। राइट अब सर। अगर ये थोड़ी पोजीशन बनाई और चल गया तो साइड वे हो जाओ, कुछ तो माल आपके पास आ गया, राइट फिर सर। वापस जब कभी करेक्शन मोड में आता है और इकट्ठा करो, बराबर। देखो राइट हमने सर। भी ऐसे ही इकट्ठा किए हैं, जब से हम इकट्ठा कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि पहली बार यहीं पे सब माल आ गया। जब जब करेक्ट करता है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहते हैं। राइट राइट, सर। पर टारगेट क्या है? 3% इकट्ठा करने हैं। राइट, राइट सर। थैंक यू सर। या धन्यवाद अर्चित भाई। एंड यहाँ पे आपने LTTS में 550 to 430 कुछ लिखा हुआ है ना, मैंने ये आपका देखा था। जस्ट लेट मी चेक दिस LTTS ऑल्सो ड्यू टू योर क्वेरी। देखो सेम सेम पैटर्न है क्या यहाँ, जो अभी हमने कजारिया में देखी, ये इसकी आदतें हैं। IPO के बाद गिरा, अब ये तो डेप फ्री कंपनी है, एकदम इमर्जिंग सेक्टर है ये, L&T जैसा ग्रुप है, क्यों न लूं मैं? कोई सवाल नहीं है। मैंने तो IPO में लिए थे और फिर ये तो IPO के बाद जबरदस्त टूटा, तो मेरे साथ जिन्होंने लिए थे बेच दिए होंगे शायद घबरा के, और रोज मेरे को भी मैसेज करते थे ये नहीं चल रहा है क्या करे। अरे क्या क्या करे, रखो और क्या करे। राइट, डिविडेंड नहीं दे रही थी ये कंपनी जब नहीं चल रही थी,
तब भी दे रही थी, तो मेरे को तो चिंता ही नहीं थी, ये चल नहीं रहा है, चल रहा है, वो तो मैं कहानी में पढ़ता नहीं हूँ, राइट। अब हुआ क्या, जब ये चला फिर वापस वो पूरा गांव आ जाता है, अरे मेरा वो निकल गया, मैं तो इधर बेच दिया था, अब क्या करूं, ले लो। फिर वो रैली में फंसते हैं सब लोग। देखो क्या बढ़िया चार्ट है। रैली, रैली के बाद आराम। 2017 से जनरली आप देखोगे अर्चित जी एंड एवरीवन, आई विल लाइक टू टेल यू, आप ज्यादातर कंपनियों को 2017 से क्यों करेक्शन मोड में देखते हो? क्योंकि 2017 से दुनिया में मंदी आई। तो अगली मंदी ध्यान रखने की, जब भी वर्ल्ड लेवल के कोई म्यूटेड इकोनॉमी होने के न्यूज होते हैं, जब भी लगता है कि दुनिया के लिए कोई खराबी है, तो ऐसा मत सोचो ये सब क्या है, इससे हमारी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। दुनिया की मंदी, ब्रेग्जिट और ये सारी जो चीजें चली, आप देखो हर कंट्री को इफेक्ट आई, और आपकी इंडियन कंपनीज जो ये एलटीटीएस को 80% धंधा बाहर से मिलता है, फुल इन करेक्शन मोड। अब इसने ब्रेकआउट दिया विथ अ वेरी गुड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, रैली किया, 2 महीने से ये भी आराम मोड में है, राइट। जिनको सर। लगता है रह गया, कुछ क्वांटिटी जरूर ले सकते हैं, बराबर ना, लेकिन मैं ये उम्मीद करूं कि मुझे ये लेवल पे मिले, मुश्किल है, राइट। क्योंकि ट्रेडर रिमोर्स ये आया, पर ट्रेडर रिमोर्स में जरूरी नहीं है कि इतना टूटता है। वीक कंपनी होगी या सेक्टर वीक होगा तो ही वो 1850 आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं ऐड कर सकता हूं थोड़े, और अगर ये 1850 आता है तो मेरे लिए तो डबल लॉटरी, उस समय में और ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा, राइट। राइट सर। सो लेट मी मूव फर्दर विद जगदीश भाई। सो जगदीश भाई कैसे हो? बढ़िया सर। क्या जगदीश भाई, हमने लास्ट टाइम आपका मेरे को लगता है बजाज ऑटो पे बात किया था, है ना? बराबर। राइट। अभी आपने वो काफी सेक्टर में काम किया, वंडरफुल, बहुत बहुत बढ़िया, गुड। तो ये सारे सेक्टर में काम करके आपको क्या चीज समझ में आई, और क्या इंटरेस्टिंग बातें लगी जो आप डिस्कस करना चाहोगे? सर, यस। सर ये मैंने नहीं, मेरे बेटे ने काम किया है। क्या बात है, अरे वाह। है क्या अभी बेटा आपके साथ? हाँ है ना। अच्छा, बात तो कराओ आपके बेटे से। हाँ करा तो, 1 मिनट। यस सर। क्या नाम है बेटे? श्रुत। ध्रुव। श्रुत श्रुत। ओके, बढ़िया एकदम। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड ईयर में हूँ सर, कॉलेज में। सेकंड ईयर कॉलेज, वेरी गुड। तो आपने ये कहाँ से सीखा ये सब चार्ट पार्ट? पापा के साथ ही। क्या बात है, बढ़िया एकदम, वेरी गुड। और कॉलेज काय की कर रहे हो आप? बीएससी। बीएससी कर रहे हो, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो ये सारे एक्सरसाइज आपने की, फंडामेंटल सीखे कि नहीं पहले, लेकिन हाँ खाली सब चार्ट सब नहीं सीखा है, सब सब। सीखा है? क्या हाँ। बात है, बहुत अच्छे। तो और आप कौन से सिटी में हो? भरूच में भरूच हो ना? भरूच। भरूच। ओके, चलो भविष्य में कभी कोई मीटिंग होगी, मिलना होगा तो जरूर मिलेंगे, और इसी पक्का। प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना, है ना, बहुत हाँ काम हाँ लगेगी ये सब चीजें। हाँ। तो कौन से सेक्टर पे बात करना चाहोगे आप? ऑटो यस, पार्ट्स एंड इक्विपमेंट। ऑटो पार्ट, ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। ऑटो पार्ट्स में तो 100 कंपनियां हैं, है ना, राइट। तो ये सेक्टर में आपको क्या समझ में आया ऑटो पार्ट में? कि 2-3 साल से मतलब मोस्ट ऑफ कंपनियां रेंज बाउंड में ही चल रही है। सही, बिल्कुल सही आपने ट्रैक किया है। ये 2-3 साल से क्यों रेंज बाउंड में चल रही है? सर वो फॉर्मूला है ना कि प्रॉफिट पांच 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 चीजों की वजह से वो होता है, इसलिए, और सेल्स और नेट प्रॉफिट, वो सब। बराबर है। वही बात आ गई वापस कि दुनिया में मंदी तो ऑटो में मंदी, दुनिया में ऑटो में मंदी तो इंडिया की ऑटो एंसिलरी की कंपनी में मंदी। तो ज्यादातर कंपनियां सब रेंज बाउंड थी, क्योंकि धंधा, प्रॉफिट कुछ भी बढ़ नहीं रहा था, इनफेक्ट घट रहा था। यहाँ पे तो जनरली धंधा घटे वो बिल्कुल अच्छी निशानी नहीं है, बराबर ना, और इनके धंधे डिक्रीज हो रहे थे, इसीलिए लंबी मंदी चली।
तो इनमें से कौन सी कंपनी आपको इंटरेस्टेड लगी कि भाई ये कंपनी देखने लायक है? मिंडा इंडस्ट्रीज सर। बिल्कुल बढ़िया कंपनी सिलेक्ट किया है आपने, वेरी गुड। मिंडा, मिंडा क्या बनाती है पता है आपको? नहीं वो नहीं बताया। ओके, देख लेने का है ना। मिंडा क्या बनाती है, आपकी सारी प्रीमियम जो कार्स आती है उसमें भी इन्हीं का सामान लगा हुआ होता है। वन बनाती है सर। हॉर्न बनाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपकी जो लॉक्स होते हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं इनकी बढ़िया बढ़िया। तो मिंडा इज अ गुड कंपनी। अब बहुत लोगों को डर है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी तो मिंडा का धंधा बैठ जाएगा, पर मेरे को नहीं लगता है कि गाड़ी में हॉर्न नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा हॉर्न? होगा होगा। तो हॉर्न होगा तो मिंडा ही देगी ना। अभी भी उन्होंने जो माल बेचा, मिंडा ने इस बार करीबन 20 to 30% माल इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियों को बेचा हुआ है। तो बढ़िया माल ये लोग इलेक्ट्रिक की कंपनियों को भी दे रहे हैं, ईवी जो हम बोलते हैं उनको भी दे रहे हैं। सो गुड कंपनी। क्या समझ में आया ये चार्ट में, बताओगे आप? अभी ब्रेकआउट दिया है सर, मतलब कि अभी 3 4 5 महीने से। या तो जो मैं कहता हूं सबको कि ये जो तेजी है ये लंबी चलेगी और पूरी दुनिया तेजी में आएगी, वो इधर से ही पता चलता है कि क्यों इतने साल बाद मिंडा को लगा कि मुझे चलना है, और कई ऑटो की कंपनियों को लगा कि अब हमारा ग्रोथ बढ़िया होगा, क्योंकि उनको ऐसा अनुमान है कि पूरी दुनिया की कंपनियां ग्रोथ करने वाली है आने वाले सालों में, वर्ल्ड पूरा इंप्रूव होगा। राइट, देखो परफेक्ट चार्ट, ब्रेकआउट विथ बुलिश एंगल्फिंग। 2 महीने इसने क्या किया बेटा? ट्रेडर रिमोर्स। ट्रेडर रिमोर्स आराम। सो ट्रेडर रिमोर्स पे वापस नीचे से बाइंग आया। ये कौन सी कैंडल बनी? हैमर। हैमर, वेरी गुड। तो मतलब नीचे से बाइंग आया और ये अभी रैली मोड में है। ये रैली कहां तक रह सकती है? कम से कम 450 से चालू हुई है गाड़ी, तो 1000 तो पहुंचेगी ना, डबल। हाँ मिनिमम, बराबर की नहीं? हाँ। कम से कम 1000 तो इसको अभी पहली रैली में जाना है। तो ये जो गाड़ी निकली है अभी, ये गाड़ी रुकेगी नहीं, बराबर। पर ये इसमें नहीं, आप ज्यादातर ऑटो एंसिलरी में देखोगे तो एक आधी कंपनी सिलेक्ट कर लेने की और पैसा लगाने का ऑटो एंसिलरी में। राइट, आपका लगा हुआ है पैसा ऑटो एंसिलरी की कोई भी कंपनी में? ऑटो एंसिलरी में नहीं है सर। हाँ, अमरा राजा में है सर। आमरा में है ना? अभी बढ़िया, लिया था जस्ट। नहीं ये नहीं, बहुत अच्छा 7 काम किया। 741 पे आया था तब लिया था। अच्छा काम किया। तो मतलब आमरा राजा में है। देखो जनरली अगर ऐसा लगता है कि ऑटो ग्रोथ करेगा, इतना सोच लेने का कि ऑटो जो ग्रोथ करेगा वो आपका डिपार्टमेंट स्टोर जैसा ग्रोथ नहीं करेगा, वो 25-25% का। बराबर। यहाँ पे हमें डबल डिजिट ग्रोथ मिलेगा। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले क्या बिकेगा? गाड़ियां, ऑटो एंसिलरी, टायर की टू व्हीलर? टू व्हीलर सर। टू व्हीलर। तो पहली प्रायोरिटी बजाज ऑटो जैसी कंपनी को दे सकते हैं, और वहां थोड़ा बड़ा पैसा लगा सकते हैं। राइट, मैं वहां पे 3-1% डाल सकता हूँ। राइट, दूसरी प्रायोरिटी में गाड़ी को दे सकता हूँ। चलो पैसेंजर कार की कंपनी में निवेश करना है तो मारुति एक अच्छी है। आपको लगता है नहीं मेरे को कार में नहीं करना है, मेरे को ट्रैक्टर में करना है, तो M&M में डाल सकते हो। राइट, वहां पे 2-1% डाल दिया हमने। उसके बाद टायर की कंपनी और ऑटो एंसिलरी, इन दोनों में 1-1% पैसा डाल सकते हैं। टायर में कितना डालेंगे? 1%। हाँ, पर कौन सी कंपनी में? जेके बालकृष्ण। टायर? नहीं, बालकृष्ण। पक्का एकदम? पक्का। पक्का। देखो बाल कृष्ण का भी चार्ट यही है। वह क्या एकदम, ये तो जब हम लोग ये फॉल में ले रहे थे ना, कह रहे थे एक्यूमुलेट करो, तब लोग कहते थे कि पीयूष भाई इनकी डेप्थ बढ़ रही है, ये नए नए प्लांट ला रहे हैं, तो नए प्लांट ला रहे हैं तो डेप्थ बढ़ा के ला रहे हैं, तो अभी ये कंपनी के मार्जिन घट जाएंगे। अरे ये तो सोचो, इन्होंने खुद ने 1000 करोड़ लगाए नए प्लांट में। वो खुद 1000 करोड़ लगा रहा है और हम लाख रुपए के शेयर लेने में हम कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगी। राइट, जबकि ये 1000 करोड़ क्यों लगाए?
उनको पता है कि अब आने वाले 10-15 साल में जब डिमांड आएगी तब प्लांट लगाने थोड़ी ना जाएंगे, ऑलरेडी एक्सपांशन मोड पे है। सबसे बढ़िया कंपनी। देखो सेम पैटर्न, ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 4 5 महीना आराम, अगेन रैली मोड में। तो 1500 की गाड़ी 3000 तो अभी पहुंचेगी, पर ऐसी कंपनियां रैली डबल नहीं करती। देखो पहले भी एक ऐसा चली थी, ये जब भी चलती है यहाँ से 300 से 1500 5 गुना चलती है, राइट। सो दैट्स ग्रेट। बालकृष्ण हो गया आपका, मिंडा, मदरसन, वैपको, कई अच्छी अच्छी कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी में, यू कैन सी, राइट। सो गुड। कोई क्वेरी इसमें सेक्टर में आपको बेटा? नहीं सर। ओके, बहुत अच्छा, राइट। और जगदीश भाई, हाँ सर। क्या कोई क्वेरी, कोई डाउट इसमें पूरा? नहीं कोई डाउट नहीं है। That's nice. परफेक्ट। बढ़िया, चलो वंडरफुल एकदम। और दो लोगों ने हैंड रेज किए हुए, मैं बात कर लेता हूँ। यस महेंद्र भाई। Yes, good afternoon. गुड Good evening, आफ्टरनून sir. महेंद्र भाई। गुड आफ्टरनून। Good. Sir, situation ये था कि हाँ ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी कंपनीज लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मिंडा इंडस्ट्रीज नए नए ब्रेकआउट्स दे रही है, बराबर है। लेकिन ऑटो एंसिलरी मींस उसका जो भी सामान बनता है वो मींस कार्स में यूज होता है या फिर तो ट्रक्स वगैरह में यूज होता है, बराबर टायर्स वगैरह से। बराबर, राइट। तो लेकिन मैंने कॉमर्शियल व्हीकल और कार यूटिलिटीज को देखा, वो दोनों डी ग्रोथ सेक्टर है। मींस अभी भी उसका ब्रेकआउट भी नहीं है, लाइफ टाइम मींस इवन 2 साल पहले के सेल्स भी वो अचीव नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही तो बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ, सो वो रीजंस क्या रहेगा कि कुछ ऐसा फंडामेंटल्स है जो हमको ट्रैक करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म में वो रिकवरी अभी देगा, ऐसा कुछ? नहीं, देखो कैसे सोचने का कि हाँ। आपका, मेरे को लगता है दो इंस्ट्रूमेंट चालू है। एक तो आपको दो में लॉगिन है अभी आपका? हाँ सर, मेरा लैपटॉप पे और मेरा मोबाइल पे। तो कोई एक में म्यूट कर दो ना, ताकि ये नहीं, अभी तो मेरा एक ही है सर। अभी तो मैं कार से एक्चुअली ऑन द वे हूँ सर। अच्छा, मेरे को एक दो ही दो है। आवाज सुनाई दे रही है इसलिए। ओके, जस्ट मैं थोड़ी देर म्यूट कर लेता हूँ सर, मैं बोलने के टाइम पे वापस हाँ आऊंगा। ऐसा करो, यस। सर मेरा कोहोस्ट निकल गया, एक बार देख लो सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है महेंद्र भाई का कि ऐसा क्यों। तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक से, कि गाड़ियां जो होती है, जैसे मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। वो ओरिजिनल मेन प्रोडक्ट बनाते हैं। महिंद्रा ने ट्रैक्टर बनाए, बजाज ने टू व्हीलर मार्केट में खड़े कर दिए। अब हम जानते हैं सिंस 2018 जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम थी, और इनफैक्ट बिक्री घट रही थी। तो बिक्री घट रही थी, उसकी इफेक्ट ऑटो पार्ट्स और टायर की कंपनियों को भी थी। और ये जो मोड़ पूरा रहा, ये लंबा रहा। करीबन 4 साल से हमने ग्रोथ बिल्कुल नहीं देखा। तो ये टाइम पे कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिनकी बिक्री बढ़ रही है ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों में, चाहे बजाज हो, हीरो हो, मारुति हो, M&M हो। किसी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं लगाया है, राइट। लेकिन जो मेटा डेटा मिलते हैं, मेटा डेटा यानी ओवरऑल वर्ल्ड में ये मंदी थी, अब कुछ कंट्रीज में जबरदस्त ग्रोथ आने लगा, जिसमें जो इमर्जिंग कंट्रीज है वहां पे ग्रोथ आया। चाइना में बहुत बढ़िया ऑटो सेल्स के डेटा आए। तो इससे एक उम्मीद रही कि अब वापस से ऑटो की बिक्रियां अच्छी रहेगी। इंडिया के डेटा देखें, Q2, Q3, Q1 में लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड था ऑटो, पर Q2 से वापस लाइफ टाइम हाई सेल्स क्वार्टरली आने चालू हो गए, राइट। क्वार्टरली अगर वो लाइफ टाइम हाई सेल्स आए, जो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन जबरदस्त डिमांड आई इंडिया में, तो ये हमें ये बताते हैं कि अगर इस साल लॉकडाउन नहीं होता तो ये साल कमाल हो जाता। लॉकडाउन की वजह से आपकी सारी ऑटो की कंपनियों के धंधे अफेक्टेड दिखे, लेकिन
क्वार्टरली डेटा ने ये बताया कि अगर उन्होंने लाइफ टाइम हाई सेल्स किए तो 2022 में आप देखोगे आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ऑटो कंपनीज वुड बी मेकिंग लाइफ टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट। मतलब ऑटो में यूटर्न आ चुका है। ऑटो एंसिलरी और ऑटो टायर ये एक ऐसा सेक्टर होता है जो दो प्रकार के सेल्स से चलता है। एक इनको सेल्स मिलता है, सबसे बड़ा सेल्स मिलता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रैक्टर बनाए, टायर का ऑर्डर दिया बालकृष्ण को, बढ़िया धंधा हो गया, राइट। कोई गाड़ी बनी, बोनेट सप्लाई कर दिया, धंधा हो गया मदरसन सुमी का। हॉर्न सप्लाई कर दिया मिंडा ने, धंधा हो गया। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो बनती है उसमें सारी एटो एंसिलरी और टायर को अच्छा धंधा मिलता है। उसके साथ ही 50% जैसा सेल्स उनको आता है रिप्लेसमेंट में। टायर का रिप्लेसमेंट आता है 3 सालों में 50,000 प्लस किलोमीटर में। एंसिलरी मतलब ऑटो पार्ट्स का रिप्लेसमेंट आता है। ये सारी रिप्लेसमेंट वाली प्रोडक्ट है, तो उनको दोनों जगह से धंधा मिलता है। अब एक जगह म्यूटेड थी, नए इक्विपमेंट से धंधा नहीं आ रहा था, खाली पुरानों से धंधा आ रहा था। अब देखो अगर नए धंधे चलने लगे, मतलब इस साल अपनी ऑटो की कंपनियों को दोनों जगह से धंधे मिले। और आप देखो 2022 ज्यादातर कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट। आपने पिछले साल 21 के रिजल्ट भी देखे हो तो बालकृष्ण हो, आपकी मदरसन हो, कई कंपनियों ने लाइफ टाइम हाई सेल्स के करीब के धंधे कर दिए। तो ये है कारण, और ऐसे इसको इंटरप्रेट करने का, राइट। पर सेफेस्ट कौन होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट इज सेफेस्ट। मतलब बजाज में अपना पोजीशन बड़ा चाहिए, मारुति में चाहिए। ऑटो एंसिलरी और टायर में 1% डाल दिया, काम हो गया पूरा ऑटो का अपना, राइट। यस महेंद्र भाई, नाउ यू कैन यस सर, यस सर। क्लियर? मारुति का देखा था, आई थिंक यस मीन्स आपका जो आपने जो कंसेप्ट बताया वो क्लियर हो गया। लेकिन सर अगर आप मेरी सीट में जाओगे कार्स एंड यूटिलिटीज में, तो उधर आई थिंक मैंने मारुति का जो ऑटो सेक्टर अभी आज जो आ रहेगा वो नहीं रखा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर का जो उन्होंने नीचे सर आपको पेज डाउन करेंगे तो और नीचे सॉरी नहीं रखा इधर मैंने देखा था। तो उसका क्वार्टर टू क्वार्टर भी आपने जो भी बोला ना कि लाइफ टाइम हाई, तो देखने को नहीं ऐसा हो सकता है मैंने वो देखने में गलती की हो। मैंने मारुति की जो वेबसाइट है उधर से उसका प्रेस रिलीज निकाला जो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में वो लोग देते हो। बराबर। तो उधर भी लास्ट क्वार्टर का जो देखा था उसमें मेरे को लाइफ टाइम हाई क्वांटिटी सेल्स नहीं दिखा था वॉल्यूम में। बराबर है, मारुति में नहीं है, 2-3 व्हीलर में है। यस सर, पहले ओके हमेशा 2-3 व्हीलर बिकेगा, और ओके ऑटो में मारुति जैसी जो गाड़ी है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है, ओके हाँ बराबर ना? हाँ वो यस वो है इम्प्रूवमेंट है यस या ओके। ये ओके सर ओके। सो मारुति का सर अभी जो प्राइस चला है 6,900 के आजू बाजू। देखो अगर आप धंधे देखो ना, चेक करें मैंने फंडामेंटल भी रखा है। एक मिनट देखो महेंद्र भाई, बालकृष्ण ने लाइफ टाइम है इसलिए लगाया क्योंकि धंधे लाइफ टाइम में आ चुके हैं। अब मारुति अगर आप देखोगे तो मारुति आपका जो रिजल्ट है वैसा ही है, ये नहीं लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने बोला वो धंधे इनके लाइफ टाइम में नहीं आए हैं, राइट। लेकिन ऑटो में पूरा इंप्रूवमेंट है। तो ये इंप्रूवमेंट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यस अभी आने वाले समय के रिजल्ट अच्छे आएंगे। ओके सो सर इसका जो बाइंग लेवल आता है टेक्निकल्स के ऊपर से, इसमें मैंने चार्ट भी रखा है। सो वो बाइंग लेवल लगभग 6,000 के आजू बाजू 5,000 के आजू बाजू आ रहे हैं। और फंडामेंटल्स के हिसाब से जो हम फेयर वैल्यू इसी में रखा है मैंने फंडामेंटल्स भी। अच्छा। फेयर वैल्यू निकालते वो तो 4,000 के आजू बाजू आ रहा है। ओके तो बराबर। सो देखो यहाँ पे हमको महेंद्र भाई, आपका आपने मेरे को ये बोला कि 5400 और 6400 ये यही लेवल बताया ना आपने महेंद्र भाई? महेंद्र भाई पहले ये बोलो कि ये जो 4,000 का जो लो लगाया था, ये कौन से केस में लो लग सकता है 4,000 वापस?
अगर इकोनॉमी का कोई बड़ा नेगेटिव आया तो इकोनॉमी का, राइट। अदरवाइज हाँ अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई सडनली ऑटो सेक्टर का सेल्स जो अभी आ रहा है वो भी डाउन हो जाए, ऐसा तो कोई सिचुएशन लग नहीं। ऐसा नहीं लगता है। अगर इम्प्रूवमेंट भी आता है तो भी इतना तो तय है कि हम ये भाव नहीं देखने वाले वापस जो 4000 आ गया, राइट। राइट राइट तो हमें ये सोचना होगा कि जितना लोअर लेवल पे ले सके उतना बढ़िया है। बराबर। इम्प्रूवमेंट में हम यहाँ से ये जो लाइफ टाइम हाई था, अभी ब्रेकआउट उम्मीद मत करो। क्यों? यस सर। क्योंकि अभी तक मारुति ने वो यूटर्न नहीं बताया है धंधे में कि मेरे भी लाइफ टाइम हाई सेल्स आएंगे, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, राइट। राइट अभी मैं क्या उम्मीद करूंगा, लोअर लेवल पे ले सकता हूं मैं करीबन 9-10 हजार का भाव उम्मीद कर सकता हूँ। ये आ सकता है 2 साल में, इस साल या अगले साल, राइट। पर कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं है। और अगर मारुति नहीं तो फिर कौन सी कार? राइट सर, दूसरी बड़ा कोई है, है? इंडिया में तो सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं लोगों की है। राइट बड़ा? सर। और दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास कार Right. में तो। Done. ओके, चलिए मैं वापस से चार्ट पे आ जाता हूँ एंड लेट अस डिस्कस विद केतन भाई या केतन बगाशिया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो केतन भाई कौन सा सेक्टर, कई सेक्टर में काम किया है आपने? कोई भी सेक्टर ओपन कर लीजिए। ओके, चलो यहाँ पे हम फार्मा पे ही आ जाते हैं। फार्मा, ओके। तो फार्मा में क्या चीज इंपॉर्टेंट लगी? आपने सारे नाम भी लिखे हुए, रिकवरी, ब्रेकआउट, ट्रेडर रिमोर्स, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, जैसे किंग जो है वो है सन फार्मा, और सन फार्मा अभी भी अपने पुराने लेवल से भी काफी नीचे है। ऐसा क्यों है केतन भाई? मतलब इसमें 2-3 साल से तो सेल और प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इसलिए लॉस भी किया हुआ है। देखिए 2015 से फार्मा सेक्टर में मंदी थी, यूएस एफडीए के चलते। मेजोरिटी ऑफ दी जो कंपनी फार्मा सेक्टर में बोलेंगे, सारी कंपनियां 2015 के भाव से नीचे चल रही थी, क्योंकि यूएस एफडीए की वजह से सेल्स अफेक्टेड थे और प्रॉफिट घट गए थे। तो कोई कंपनियां लाइफ टाइम हाई सेल्स या प्रॉफिट नहीं कर रही थी। सन फार्मा का अभी भी जो प्रॉफिट आया वो 2015 के प्रॉफिट से भी कम है, तो भाव तो बढ़ेगा नहीं, राइट। ये रिकवरी क्यों आ रही है? क्योंकि फार्मा में रिकवरी आई, तो सन फार्मा भी रिकवर हो रहा है। लेकिन बेस्ट कंपनी कौन सी? एक हमने सन फार्मा देखा, और यहाँ पे देखो ये याद रखना ना, 2015 से मंदी। मैं यहाँ पे डिविज लैब डालता हूँ। क्यों हम लोग इतने सालों से डिविज लैब कर रहे हैं? सन फार्मा और डिविज में डिफरेंस क्या है केतन भाई, कोई नजर आया आपको? मतलब इसमें तो करेक्शन इतना नहीं है जो सन फार्मा में था, और उससे तो कहीं पहले ब्रेकआउट दे दिया है। देखो इसने कब ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ पे अगर 2015 की ये जो मंदी पे लाइन रखूं, यहाँ पे राइट, ब्रेकआउट देने का प्रयास किया पर फेक ब्रेकआउट रहा, और वहां से आधा हो गया 1200 का 500। तो आपको लगेगा अरे मैं तो फंस गया यार, पीयूष भाई डिविज कर रहे थे और आपका 1200 का 500 आ गया। लेकिन अगर ये 1200 से 500 आया तो सन फार्मा कितना आया वो समय पे 2015 में? इससे भी ज्यादा टूटा हुआ। तो मतलब सारी कंपनियां, कभी भी कंपनियां चलती या टूटती नहीं है, सेक्टर टूटता है। तो सेक्टर में मंदी, आपकी कोई फार्मा मिलेगी नहीं जो उस समय चली। फिर इसने रिकवरी देना चालू कर दिया, पर सन फार्मा में ये रिकवरी उस समय भी नहीं थी। ऐसा क्यों होगा केतन भाई? इसमें इसका प्रॉफिट और सेल हाई टाइम पे है, इसलिए इसने पहले ब्रेकआउट दे दिया।
देखो दोनों के धंधों में थोड़ा डिफरेंस है। सन फार्मा का जो धंधा है उस बिजनेस के हिसाब से वो लोग डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सारी कंपनियां लाइफ टाइम हाई धंधा नहीं कर पा रही थी। पर डिविस का जो बिजनेस मॉडल है इसमें रिकवरी आ गई और इन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या केतन भाई, क्यों ब्रेकआउट दिया होगा? मतलब इसका सेल और प्रॉफिट आ गया लाइफ टाइम हाई। हाँ, इसलिए दिया होगा। क्या तो मतलब इसने लाइफ टाइम हाई सेल्स कर दिया 2018 में, पर सन फार्मा हो हमने अभी देखा 2015 के बाद भी नीचे ही आती गई कंटिन्यू, राइट। तो हमें कोई वहां पे पैसा नहीं बना हमारा। और डिविज में अगर हमने वो ब्रेकआउट भी देखा, आप फंडामेंटली देखो या चार्ट में देखो, कोई भी प्रकार से चार्ट उसमें है, वहाँ देख लीजिए। हाँ, कहाँ है? थोड़ा स्लो हो गया। नीचे वो ये सन फार्मा है ना, वेरी गुड। नीचे इसके नीचे। और ये डिविस ब्रेकआउट के बाद कितना चला केतन भाई? वो ब्रेकआउट के बाद वो 3x हो गया, 2-3 टाइम पे हो गया होगा। अब ये तो अभी हुआ, अभी मतलब 2018 में ब्रेकआउट और 2021 में 4,500 रुपया, राइट। तो गुड रैली, इतनी बढ़िया, मतलब 3 गुना तो अभी ये 3 साल में हो गया। और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी भी चालू है। हाँ, चालू है। बराबर ना? तो जब तक सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी को तो आगे बढ़ता ही रहना है, राइट। पर डिविस का आउट परफॉर्मेंस देखा, और कोई कंपनी का चार्ट डाला है आपने इनके अलावा? दो ही कंपनी का डाला है जो। देखो मैं आपको कुछ और कंपनियां बताता हूँ। हाँ। सिप्ला सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। हाँ। ये 2015 की मंदी, इसने कब ब्रेकआउट दिया? जस्ट अभी 2020 में, दिखा आपको? तो एडवांस ने ब्रेकआउट किसने दिया था? डिवीज ने, सन फार्मा ने कि सिप्ला ने? डिवीज ने किया था। डिवीज ने। तो उसके तो प्रॉफिट और सेल्स बढ़ चुके होंगे। हाँ। सिप्ला और सन फार्मा में क्या डिफरेंस है, समझा सकते हो? सिप्ला और सिप्ला में तो सन फार्मा से मतलब अच्छे है इसका सेल। या देखो ब्रेकआउट का मतलब है कि या तो इनके धंधे और प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आ चुके हैं या अपेक्षा है कि अब लाइफ टाइम हाई धंधे और प्रॉफिट आएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फार्मा में रिकवरी देखने को मिली है। क्यों? सिप्ला ने ब्रेकआउट दिया 5 साल बाद, सन फार्मा ने नहीं दिया है, वो भी दे देगा 2 साल बाद, राइट। डॉक्टर रेड्डी और एक बड़ा खिलाड़ी आपका फार्मा का, क्या है डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने साथ ही दोनों सेम। पर अगर आप डॉक्टर रेड्डी सिप्ला को सन फार्मा से कंपेयर करो तो कौन अच्छा है? डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी और डिविस? डिविस फर्स्ट। या अब डॉक्टर रेड्डी अगर आपके पास है तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये रैली किधर तक जाएगी? अगर ये गाड़ी 4,000 से चालू हुई है, कम से कम गरीब भी कंपनी रही तो भी ये कितना दौड़ने वाली है? 8,500-9,000 से 8,000 पकड़ के चलने का ही एकदम। 8,000 तो कोई भी कंपनी आएगी, डबल तो इसको होना ही है, बराबर ना? आप देखो कितना बढ़िया मौका दिया था इसने भी ट्रेडर रिमोट्स में, राइट। परफेक्ट जगह से बाइंग आया है और आप देखोगे ये चल के कम से कम जो हमने अभी टारगेट सेट किया ये इसी साल हमको देखने को मिल सकता है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन इंटरप्रेट। अलग अलग कंपनी, सेक्टर एक ही, टूट रहे थे, सब टूट रहे थे, लीडर पहले चलने लगे, राइट। यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा ये निफ्टी से आउट हो गई थी क्योंकि 2015 से ये भी ट्रैप हो गई। देखो इसमें और डॉक्टर रेड्डी में कौन लीड कर रहा है? रेड्डी इसने ब्रेकआउट दे दिया, बाद में अब रेंज बाउंड हो गया है। हाँ, और ये डॉक्टर रेड्डी मतलब कर रहा ट्रेडर रिमोट्स जैसा है, देखो चलेगा ये भी, राइट। पर सबसे ज्यादा भरोसा किस पे रख सकती हो? जिसने पहले ब्रेकआउट दिया हो। औरोबिंदो और सन फार्मा में कौन अच्छा चल रहा है?
औरोबिंदो। औरोबिंदो, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए, क्लियर एकदम फार्मा। हाँ, ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से चार्ट का प्रयोग करके आप लोग अपनी आइडियाज को और क्लियर कर सकते हो। यस महेंद्र भाई, कौन सा सेक्टर लेंगे? देखिए कई सेक्टर में आपने भी काम किया है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सर एक और सेक्टर ओपन कीजिए ना, बेवरेजेस। कौन सा केतन भाई? बेवरेजेस जो है ना, बेवरेजेस। बेवरेजेस, अच्छा। ओके, आपने एक काम अच्छा किया कि नीचे चार्ट डाल दिए सब में। बताइए। इसमें क्या है कि जो लीडर है ना मार्केट कैप के हिसाब से, उसने अभी रेंज आउट है, ब्रेकआउट नहीं दिया इसमें। सही बात है। छोटी वाली कंपनी है, इसका सेल प्रॉफिट भी अच्छा है और ब्रेकआउट भी दे दिया। तो मतलब इसको हमको कुछ सिलेक्ट करना है, तो क्या हम नीचे जा सकते हैं? देखो, ये दो जो कंपनियां हैं ना, इनके पास इंडिया का सारा धंधा है। यूनाइटेड स्पिरिट और यूबीएल लीडर कंपनियां हैं, दोनों बढ़िया मस्त एकदम, राइट। कुछ डेप भी है, बराबर की नहीं। और यूनाइटेड स्पिरिट ने कभी कभी लॉसेस भी किए हुए। यूबीएल थोड़ी क्लियर कंपनी है, पर सबसे बड़ा मार्केट यूनाइटेड स्पिरिट के पास है, यानी मैकडॉवेल के पास है इंडिया के अंदर, राइट। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेडिको जो है वो तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट रेडिको का नहीं है। पर रेडिको में एक खूबी है जो किसी में नहीं है पूरे सेक्टर में। रेडिको डेप्ट फ्री हो गई। रेडिको के सर पे भी डेप्ट था, पर पूरा डेप्ट क्लियर करते करते रेडिको डेप्ट फ्री की ओर आ गई। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और इसीलिए इन्वेस्टर ने इसको थम्स अप किया हुआ है। देखो इसने बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ब्रेकआउट दिया, आराम पे आई और वापस चलने लगी। पर रेडिको में उम्मीद रख सकते, बढ़िया परफॉर्मेंस मिले हमें, राइट। अगर रेडिको में भी पैसा है, कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर है। ऐसा देखो कम देखने को मिलता है। कंपनियां हर कहेगी कि हम धीमे धीमे डेट फ्री हो जाएंगे, पर नहीं हो पाती है। पर मैंने इतने सालों में कुछ ही कंपनी में ऐसा सुना कि जो कहते थे हमको डेट फ्री होना है और वो डेट फ्री हो गए। जैसे एस्कॉर्ट है कॉमर्शियल व्हीकल में, वो भी डेट फ्री हो गई। और आपकी ये रेडिको है, वो भी डेट फ्री हो गई। बहुत अच्छी बात है ये दोनों कंपनियों के लिए, कि इतने मुश्किल समय में अगर ये डेट फ्री हुए, तो अभी जब तेजी आएगी तो ये लोग अच्छा उसका फायदा उठा पाएंगे, राइट। तो रेडिको इज अ गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, बराबर ना। यस, नाउ लेट मी टॉक विद महेंद्र भाई। कहिए महेंद्र जी, कौन सा सेक्टर? सर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अपोलो हॉस्पिटल। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ओके। चलो आ गया हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में तो कितनी सारी कंपनियां हैं। अब अपोलो हॉस्पिटल, ओके। यस, सो उसका ग्रोथ बढ़ रहा है सर। वो जस्ट अ मिनट सर, सर आपका स्क्रीन शेयरिंग जस्ट थोड़ा मूव करेंगे क्या सर? लगभग 13%, 11% के आजू बाजू उसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है। एक मिनट, कहाँ पे? राइट साइड लो, अच्छा। 13% से सेल्स ग्रोथ, बराबर है। हाँ, और मैंने फंडामेंटल्स निकाला, ओके, उसमें उसका बाइंग लेवल जो आ रहा है 1771 आ रहा है। और अभी उसका आई थिंक लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट दोनों है। सो उसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। अभी वो ब्रेकआउट उसने 1700 के लेवल को भी पार करके 2500 के लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। और नीचे मैंने चार्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। सो मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था वैसे, कि मैंने दो तरीके से उसका फेयर वैल्यू निकालने की ट्राई की है। एक तो हम प्रॉफिट को सीएजीआर से फेयर वैल्यू निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आ सकता है एज पर सीएजीआर परसेंटेज। और दूसरा एक ऐसा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, वो चार्ट 4% सेल्स के ऊपर 4% लेने की ट्राई करता है। सो उसका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है, उसके ऊपर भी निकालने की ट्राई की। सो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर उसका फेयर वैल्यू आ रहा है 2700 के आजू बाजू। और
CAGR के हिसाब से 1700 के आजू बाजू रहा है। तो बराबर लगभग ऐसा मैंने हर जितनी भी कंपनियों पे मैंने काम करने की ट्राई किया, मैंने सब में ऐसा चेक करने का ट्राई किया, हम्म, और मोरलेस हर एक कंपनी में मेरे को एक चीज देखने को मिली कि कंपनीज की जो फेयर वैल्यू मीन्स जो सपोर्ट मिलता है वो ये दो फेयर वैल्यू के आजू बाजू ही आता है, या तो हम बराबर। CAGR वाला पकड़ते हैं या फिर तो ये। तो बराबर। हाँ, सो ये एक तो ये अंडरस्टैंडिंग Right. लगभग मैं सही सोच रहा हूँ ना एक। बराबर है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हाँ, सो एक ये था। और सर आपने भी अपोलो हॉस्पिटल अभी लास्ट वीक ही आई थिंक Right. उसका फेयर वैल्यू का एनालिसिस किया था। बराबर है। तो उसमें आपका जो EPS आ रहा था 2030 का वो 191 रुपीज था। ओके। अभी हाँ, मेरे वर्किंग के अंदर तो वो लगभग उससे बहुत कम आ रहा है, लगभग आधा ही आ रहा है, ऐसा कुछ है। बराबर। ओके। तो मैं आपकी सर जो फॉर्मूला वाली फाइल है अपोलो हॉस्पिटल की, वो आप शेयर कर हाँ। सकते हो क्या? एक मिनट। तो मैं देख सकूं कि मैं किधर मिस्टेक कर रहा हूँ, बस उतना ही। सो क्योंकि आपका एक बार जो आप जो समझ रहे हो वही पूरा क्या एनालिस्ट सब लोग ऐसे ही मानते हैं, ऐसा समझ के चलते हैं। तो अगर हम आपके लेवल के एटलीस्ट वर्किंग आपके लेवल के आजू बाजू आ सके तो हम समझ सके कि ये फेयर वैल्यू हम बराबर अज्यूम कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, इसके Right. लिए। देखो, सबसे पहले तो महेंद्र भाई यहाँ पे क्या है, ये अपोलो हॉस्पिटल एक हाँ। ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा। राइट सर। आपको कोई भी हॉस्पिटल मिलेगा नहीं जो प्रॉफिट कर रहा है, मिला क्या? नहीं सर। तो मतलब ये सेक्टर कठिन है। अगर हम इसमें सोचे कि मैं इसकी फेयर वैल्यू निकाल सकता हूं और प्रॉपर निकाल सकता हूं, तो हमारे गलत पड़ने के चांसेस बहुत है। और कैसा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, वो अलग ही आएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे सेक्टर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है जो अनप्रेडिक्टेबल है। ये सेक्टर अनप्रेडिक्टेबल है महेंद्र भाई। क्यों अनप्रेडिक्टेबल है? हम IT की कंपनी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। बैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनकी कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट में। पर यहाँ अपोलो हॉस्पिटल का जो सेक्टर है, पहला सब ज्यादातर हॉस्पिटल लॉस कर रहे हैं। अब अपोलो हॉस्पिटल अगर हम देखें तो देखो अपोलो का धंधा कितना है, कहाँ गया अपोलो का टर्नओवर, किधर लिखा आपने महेंद्र भाई? नीचे है सर, बस ये कॉलम नंबर ये के बात। में, कॉलम नंबर के ओके। अंदर में नीचे 10,560। ओके, राइट। तो देखो इनका जो धंधा है ये 11,000 करोड़, मतलब अभी इनके नजदीक भी कोई भी नहीं है। आप कितनी भी हॉस्पिटल देख लो, ये लोग 2,000 कमाल कर रहे हैं, इतना तो हमें समझ में आता है। राइट बराबर सर, की नहीं? राइट सर। दूसरा क्या है अपोलो का, कि इनका जो फार्मा है ये मॉडल ही किसी के पास नहीं है। राइट सर। उन्होंने, मेरे को लगता है आपके शहर में भी अलग अलग जगह पे फार्मा के स्टोर खोले होंगे और सक्सेसफुल कर रहे हैं उसमें। आधा धंधा जब सोचो महेंद्र भाई, 50% धंधा ये लोग अपने स्टोर से ला रहे हैं, राइट? तो हम ये सोच सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल का धंधा गजब का है, और आने वाले समय में भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि धंधा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेफ्टी है। मुझे स्टोर से भी धंधा आ रहा है, हॉस्पिटल से भी आ रहा है। कल क्या होगा पता है, ये स्टोर का बिजनेस अलग भी कर देंगे। बराबर। नेगेटिव चीज क्या है, प्रॉफिट इनके हाथ में नहीं। देखो आपका प्रॉफिट का डेटा किधर डाला हुआ है आपने, वो पूरे हर नीचे, साल का? वो नीचे ही है सर, वो 136 करोड़, 10,560 के नीचे ही सर, ऊपर ही मीन्स 10,560 है ना, 10,560 आपने देखा ना, उसके नीचे ही एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। तो देखो अभी ये प्रॉफिट इनका आपके कंट्रोल में नहीं है, देखा आपने, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। 305, 325, 208, 89, 59, अभी 200 से अचानक 435, इस साल देखो वापस 136। तो अगर मैं कहूं कि मैं अपोलो को प्रेडिक्ट करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है महेंद्र भाई, कि वी विल नॉट एबल टू प्रेडिक्ट अपोलो हॉस्पिटल, राइट? फिर चाहे वो आपकी स्प्रेडशीट हो या मेरी हो, हम सब इसके लिए प्रिपेयर है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं थोड़ा, भले चलो मैं 3-4 साल गलत हो जाऊंगा, लेकिन एक मेरे को अंदाज चाहिए कि 2030 आते आते प्लस माइनस हो के भी ये अंदाजे से कितना प्रॉफिट करेगी, राइट? तो आप मेरा हो आपका हो, सबका एनालिसिस में अलग ही आएगा।
बराबर है? क्यों आएगा, समझ में आया ना? अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। या पर इसमें कोई भी सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, ओके, ना मेरा सही है ना आपका, बिकॉज हाँ। दिस कंपनी इज अनप्रेडिक्टेबल। डन डन सर। ओके, कंपनी कैसी है लेकिन महेंद्र भाई? अच्छा है सर, मीन्स हमको अगर अच्छे बाइंग लेवल पर मिलती है तो थोड़े वेटेज देने चाहिए सर। बराबर है, ये इंडिगो जैसा हाल है यस है सर, ना? इंडिगो के सेक्टर में कैसे सब लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब लॉस कर रहे हैं, और Yes. ना इंडिगो प्रॉफिट प्रॉपर कर पा रहा है ना अपोलो। लेकिन धंधे बढ़ते रहेंगे तो ऐसी कंपनियां भी आगे बढ़ेगी, हम कुछ पैसा डाल सकते हैं, राइट? यस, तो अब हमको right. हम इसका अगर यहाँ पे चार्ट देखें तो आपने जो जगह पे लाइन ड्रॉ की ना, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज क्लियर है एकदम कि ये जब भी करेक्शन मोड में आएगा यस सर, लंबा आराम करता है। किया यहाँ पे आराम लंबा, यस सर, हाँ, 2015 से 14 से इसमें आराम चल रहा था, 6 साल का आराम, राइट सर, पर उससे पहले हम तेजी देखें तो तेजी भी भयंकर एकदम, राइट? राइट, तो यहाँ पे ये तेजी आई है और लंबी चलेगी, आने वाले 10 साल में हम देख सकते हैं जबरदस्त रैली करे, पर अब हमें मौके ढूंढने हैं। यस तो सर, बाइंग आपने जो लाइन रखी ना, ये परफेक्ट है, ओके, बराबर है? यस सर, पर ये अनुमान है, अभी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे महेंद्र भाई कि मेरे Okay. लिए और नजदीक में बाइंग में कैसे आ सकता हूँ, कैसे मैं प्रॉपरली प्रेडिक्ट करूँ कि कहाँ पे मेरे को इसको बाय करना चाहिए। यस सर, यस सर, लेकिन आप कोई भी बाइंग अगर फॉल में कर रहे हो ना तो कभी गलत नहीं करोगे, या यस सर, 2500 पे लो, 2400 पे लो, कहीं भी लो, पर ये नीचे लिया हुआ माल कभी भी बेकार नहीं जाएगा, राइट? ओके, देखो ये पूरा फॉल देखो, कोई इधर ले रहा होगा, कोई इधर ले रहा होगा, इधर ले रहा होगा, कुछ समय वो टेंशन में रहे होंगे, अरे बाप रे मैंने लिया और नीचे आ गया। पर ऐसा सोचने का ही नहीं कि मैंने लिया और नीचे आ गया, सोचो और नीचे आया, वेरी गुड, और थोड़े ऐड करते हैं, राइट? क्योंकि आप अपोलो ले रहे हो, आप ये सारी कंपनी नहीं ले रहे जो एकदम घटिया है। जब आप बेस्ट में हो तो चिंता नहीं करने की, राइट? लोग Right. क्या करते हैं, नीचे वाली कंपनी लेके एवरेज करते रहते हैं, वो एकदम गलत बात, बराबर ना? बराबर, इसमें अपोलो नहीं बढ़ेगी फिर कौन बढ़ेगा, राइट? राइट सर, राइट, अभी के हिसाब से मैं कहूंगा आपका चार्ट एकदम परफेक्ट है। अब नेक्स्ट वीक इसका हम ऑपरेशन करेंगे, ओके, हाँ? डन सर। और मेरे को ये कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि मैं जो भी सिटी में जाता हूँ ज्यादातर लोग मुझे इस कंपनी के बारे में पूछते हैं कि पीयूष भाई जोरदार कंपनी है, क्या कहते हो? सर फ्रैंकली मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं सर, मैं आपका जो आपने जो एक कंसेप्ट सबसे पहले बोला था कि जिसका मार्केट कैप ही एकदम डाउन है, सो लोगों को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर बराबर है बाकी के लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं भी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बराबर, लेकिन कभी कभी होगा महेंद्र भाई कि कोई नई नई कंपनी आएगी ना, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा शायद, ओके सर, बिल्कुल नई कंपनी आई है, अभी आईपीओ आया, हो सकता है ना हो, और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि नया आईपीओ आया, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है पर गलत Okay. हो जाएंगे, तो मैं Yeah. फंडामेंटल तो हर एक के देखूंगा, यस सर, बराबर ना? यस, देखो जैसे मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण बताऊं, अभी जैसे डोडला का अभी आया ना आईपीओ, डोडला डेयरी हाँ हाँ, अभी जस्ट आया है, बहुत अच्छी कंपनी है डोडला डेयरी, ओके, राइट? वो हम लीडर नहीं कहेंगे, लीडर है आपका हेक्सन एग्रो, ओके, वो डेयरी की सबसे बड़ी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट डेयरी में से एक है। पर जो डोडला है ये साउथ इंडिया की, मतलब रीजन की सबसे बड़ी डेयरी हम बोल सकते हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, सो दे आर डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं ये लोग, डेप फ्री है, राइट? अब मैं अपोलो जैसी उम्मीद नहीं रखूंगा, पर अगर किसी ने आईपीओ में लगे हुए बिल्कुल नहीं हिलाने का, पूरा मजा लो, अच्छी चलेगी, right? तो ये कब पता चलेगा, जब हमने उनके फंडामेंटल देखे तब, यस, बराबर ना? तो वोकहार्ट में हमने क्यों अवॉइड किया, मार्केट कैप देख के नहीं, आप इसके फंडामेंटल देखो, मैंने तो इसको कभी प्रॉफिट में देखा ही नहीं है इतने सालों में, ओके सर, राइट? तो ये वोकहार्ट हो गया, ये सारी कंपनियां जैसे फोर्टिस हो गई, कोई कारण ही नहीं है क्यों लेने की ये सब कंपनियां, राइट? जब हमारे पास ये कंपनी है अपोलो जैसी,
तो मैं क्यों कहीं और जाऊं। यस सर, डन सर, ओके, थैंक यू। और ये थैंक बात यू सर। भूलना नहीं महेंद्र भाई, अपोलो पे भी डेप्ट काफी है ना? यस सर, तो बहुत बढ़िया। 1-2% इनफ है, राइट? यस, तो धन्यवाद महेंद्र भाई। एंड यस, थैंक यू। निधि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। तो आपने पीएसयू बैंक में काम किया है? ओके, सर लेट मी ओपन इट। लेकिन सर सबकी तरह मैं तो इतना पीएसयू बैंक में सबसे अच्छी कौन सी बैंक लगी? या SBI। एसबीआई। ओके, तो सर बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बैंक है जो ब्रेकआउट में है इन लॉन्ग टर्म, बाकी कोई भी PSU बैंक ब्रेकआउट में नहीं, या तो रेंज बाउंड है या तो ब्रेकडाउन या का है उनका। मैडम बड़े बड़े पीएमएस है जिन्होंने सेंट्रल बैंक लेके रखे हुए थे वर्षों से, राइट? पर सेंट्रल बैंक जैसा आप देख रहे हो ये उसके हाल। दूसरी गवर्नमेंट बैंक कौन सी? एनी गवर्नमेंट बैंक यू कैन नेम। ये होगी सेंट्रल। यूनियन हम यहाँ बैंक, पे करते हैं पंजाब PNB, नेशनल बैंक, पीएनबी। कौन सा भाव चल रहा है? ये वाला 2003 वाला भाव। यूनियन बैंक सेम 2003 के भाव। कोई भी बैंक देखो गवर्नमेंट, सबके चार्ट एक जैसे। हाँ अच्छा, ये तो निकल गया इलाहाबाद बैंक। तो हाँ, ये नहीं है सर। इसकी बहुत टीप आजकल चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्या चार्ट क्या कहता है मैडम इनका? ये भी ब्रेकडाउन मोड में ही है लॉन्ग टर्म में, बस भी अभी इटली मे बी बिकॉज मार्केट चल रहा है इसीलिए ये भी थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है। अभी ये सब रिकवरी मोड पे है मैडम, मतलब रिकवरी हो रही है। क्यों? एक आशा पे कि एक बैंक तो निकल गई एनपीए में से, और वो है ये वाली बैंक। एक बैंक ऐसी निकल गई जिसके एनपीए बहुत कम हो गए, दिस इज एसबीआई। तो इसके सबसे कम एनपीए है, और इनफैक्ट कई प्राइवेट बैंक है, वो प्राइवेट बैंक से भी कम है एसबीआई के एनपीए। तो वेरी वेल मैनेज्ड बैंक, बहुत बढ़िया मैनेज किया इन लोगों ने। यस सर। इसकी राह पे चलने के लिए दूसरी बैंक रिकवर हो रही है। अब मेरे को वो रिकवर होने वाली बैंक लेनी चाहिए कि मेरे को लीडर लेना चाहिए जो सबको राह दिखा रहा है? लीडर। हम लोग जब एसबीआई यहाँ था 150 पे, तब भी कहते थे वी शुड बाय एसबीआई। तभी भी ना बैंक ऑफ बड़ौदा लेनी थी, ना पंजाब बैंक लेनी थी, ना जम्मू एंड कश्मीर बैंक लेनी थी। अब सब रिकवर हो रही है, इसने तो ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकआउट। हाँ तो ये ब्रेकआउट क्यों दिया मैडम इसने? व्हाई? सर एज यू सेड कि इनके एनपीए सब बहुत कम हो गए। या और इनके जो बच्चे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा किया है। हर एक कंपनी नंबर 1 है। हाँ राइट, लाइफ में एसबीआई लाइफ नंबर 1, जनरल में एसबीआई जनरल बढ़िया कर रहा है, एएमसी में एसबीआई एएमसी नंबर 1। तो कमाल किया इन लोगों ने, राइट? मेरे पास ये कंपनी में यहाँ बोर हो गया था इसको इकट्ठा करते करते, बट एज आई सेड एसबीआई नहीं अगर बेच देंगे तो और क्या लेंगे फिर? मेरे को एसबीआई मेरे पोर्टफोलियो में 2-3% चाहिए। सर जैसे प्राइवेट बैंक आर डूइंग सो मच बेटर देन पीएसयू बैंक्स, तो फिर व्हाई इज इट कंपलसरी कि अपने पास पीएसयू बैंक का एलोकेशन होना ही चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मैडम। मैं प्राइवेट बैंक पे तो ज्यादा ही प्रायोरिटी रखूंगा। मैं एचडीएफसी बैंक जो है उसमें मैं 7% वेटेज दे सकता हूँ, पर एसबीआई को मुझे वेटेज ज्यादा नहीं देना चाहिए। नहीं लेंगे तो चलेगा, पर अगर एसबीआई है तो वो 2-3% इज इनफ, राइट? पर मैं दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकता हूँ। एचडीएफसी का लेवल अलग है और एसबीआई अच्छा कर रही है, पर फिर भी एचडीएफसी के मुकाबले तो नहीं आ सकती है, बराबर ना? सर क्या उम्मीद रखेंगे मैडम अभी एसबीआई से हम भविष्य में? सर अभी तो वो ऊपर ही जाना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आउट हो गया तो एज यू सेड कि वो मल्टीपल एक्स 3-4 गुना बढ़ सकता है। बराबर। देखो सबसे इसने 2 महीने ट्रेडर रिमोट्स में हमें बहुत बढ़िया मौका दिया।
दिया ना वापस। जो लोग बोलेंगे मैं रह गया, तो ये Yes. 2 महीने इन्होंने मौका भी दिया, चलो रह गई तो ले लो, Correct. राइट। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमें इधर लेनी थी, लोअर लेवल पे। Yes. ये लेवल मिस कर दिया, गलत किया, नो प्रॉब्लम। चलो लोअर लेवल पे नहीं ले पाए, ब्रेकआउट जब दिया, ब्रेकआउट देने का पर्पस तो एक ही होता है, उम्मीद Yes. कि अब मेरे रिजल्ट सुधर जाएंगे। तो ब्रेकआउट पे नहीं लिया तो तीसरा मौका दिया आपको ट्रेडर रिमोर्स में लेने का। अब ये भी नहीं लिया तो अभी हमको फिर 700 पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सीधा डबल कितना होता है 350 का, 700. मतलब 700। तो ये एकदम नॉर्मल है, इतना तो हमें यूं ही उम्मीद रखनी चाहिए अभी आ जाएगा ये, राइट। अब हम पे है, हम कितना इसको लोअर लेवल पे ले सके, उतना डिविडेंड अच्छा आएगा, उतनी यील्ड बढ़िया मिलेगी, बराबर ना। सर मेरे को अभी भी अगर हम ये सोचे मैडम कि मैं एसबीआई नहीं, मैं कोई और गवर्नमेंट बैंक लूं, तो ये अच्छी सोच नहीं है। हर गवर्नमेंट बैंक चलेगी, पर सबसे बढ़िया कौन परफॉर्म करेगा? एसबीआई। एसबीआई, राइट। या क्या कह रहे थे अभी आप? सर मेरा जो क्वेश्चन है वो अब बैंक से रिलेटेड नहीं है, मेरे को ये टेक्निकल और फंडामेंटल का जो हम लिंक कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम अभी तो फिलहाल हम एक एक सेक्टर पे या एक एक स्टॉक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये अच्छी तरह से करना है तो वी नीड टू लर्न एंड स्टडी ऑल द सेक्टर्स। तो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं सर, विच इज द करेक्ट वे टू डू इट, पर उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा जब तक मैं सारी सेक्टर्स खत्म करूंगी। तो ये बराबर है, सही रहेगा क्या कि आप सेक्टर्स का टेक्निकल चार्ट्स देखें, और जो क्योंकि टेक्निकल अल्टीमेटली फंडामेंटल का ही इट्स कट आउट फ्रॉम दैट ओनली। तो अगर हम टेक्निकल देख के हमें समझ में आए कि अच्छा ये इसकी चार्ट हमेशा बढ़ती है, कभी कभी गिरती है पर हमेशा बढ़ती है, तो हो सकता है कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, और फिर हम जाके वो फंडामेंटल चेक करें, तो ये मेथड गलत होगा क्या सर? मैडम गलत नहीं होगा, पर 90% लोग यही करते हैं, और हमें वो नहीं करना है जो 90% लोग करते हैं। क्यों? मैं उसका एक सिंपल सा कारण बताना चाहूंगा आपको। हाँ। धंधा जो कंपनियां कर रही है, राइट, वो रियल में कर रही है, मतलब उनके सेल्स प्रॉफिट ये सारी चीजें कंपनियों की आती है, फंडामेंटल्स कंपनी के बनते जाते हैं, और जब उसमें बाइंग सेलिंग होता है तो चार्ट बनते हैं। तो चार्ट एक आफ्टर इफेक्ट है फंडामेंटल की, करेक्ट, राइट। मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये जरूर कह सकता हूं कि चार्ट एडवांस होते हैं, जो ज्यादातर लोग कहते हैं, ज्यादातर जगह पे सुनाई देता है कि चार्ट आर एडवांस। लेकिन चार्ट एडवांस कैसे हो सकते हैं बिजनेस से पहले? यस, एक चीज हो सकती है, उम्मीद पे कभी चार्ट एडवांस निकलते हैं, उम्मीद पे कि चलो एसबीआई चला है, अब आप चार्ट एडवांस चल सकते हैं। आपने देखा जम्मू कश्मीर चल रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक चल रहा है, सब बैंक चल रही है, हाँ। तो ये चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अरे इस तो सब चलने लगी। और वो किसी के फंडामेंटल को कॉपी करने की प्रयास कर रही है। तो जब हम चार्ट देख के काम करते हैं तो हम दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हैं मैडम। अच्छा, लोग जो काम कर रहे हैं उन पे हम लोग डिपेंड है, क्योंकि भाव क्या है? बाइंग सेलिंग से बनता है, राइट। और बाइंग सेलिंग की इफेक्ट कहां से आ रही है? जो मेजर बड़े इन्वेस्टर काम कर रहे हैं उससे। तो मैं क्यों उन पे डिपेंड रहूं? अगर मैं उन पे डिपेंड रहूंगा तो मैं उनसे आगे नहीं निकल सकता हूं मैडम। ठीक है। 90% लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ये ना सोचते हो, पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर बड़े इन्वेस्टर है वो चार्ट देख के पैसा नहीं लगाते। नहीं सर, तो शायद मेरे समझाने में नहीं आया होगा। आई डोंट मीन कि हम चार्ट देख के इन्वेस्ट करें, पर जो हमें अच्छे कंपनीज शॉर्टलिस्ट करने हैं वो टेक्निकल से शॉर्टलिस्ट करके फिर फंडामेंटल देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्निकल देख के हमें डिसाइड करना है कि हमें किस में जाना है,
टेक्निकल देख के शॉर्टलिस्ट करके फिर हम उन शॉर्टलिस्टेड का फंडामेंटल्स चेक करें, उस सेक्टर का फंडामेंटल चेक करें, मैं वो कहने की कोशिश कर रही थी सर। नहीं, पर वो उल्टा होगा ना, पहले 10वीं पढ़ेंगे फिर 5वीं में पढ़ने जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। वो आपको प्रॉपर रास्ते क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि कुछ कारणों से कुछ सेक्टर कभी कभी जबरदस्त चलते हैं। जैसे अभी मैंने अभी जैसे स्पेशलिटी केमिकल एकदम बूम चल रहा है, तो हो सकता है आपको लगे स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर देख के कि अरे बाप रे, तो जबरदस्त सेक्टर है, मेरे को पहला पैसा ही इधर डालना चाहिए क्योंकि सब कंपनियां चल रही है। पर आप गलत हो जाओगे क्योंकि वो कुछ ज्योग्राफिकल कारण की वजह से चल रहे हैं। ओके, राइट? पहली प्रायोरिटी किधर होनी चाहिए मेरी? फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं आज से शेयर बाजार चालू कर रहा हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी वहां होनी चाहिए जहां पे धंधे सेफ आ रहे और बढ़िया आ रहे, और वो मुझे चार्ट नहीं बता सकते हैं। राइट? मुझे गलत कर सकते हैं, तो शॉर्टकट में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा मैडम, गलत पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, राइट? समझ गई। इससे मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई इलाज नहीं है। यस सर, बराबर है? यस, ओके, थैंक यू सर। thank you very much, and let me just check some more. Yeah, yes, Purbali ji, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Yeah, good Sir, evening. मैडम आपने हैंड भी रेज किया हुआ है, तो हाँ, पहले आपके हैंड रेज की बात कर लीजिए और फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं। Yeah. हाँ, वो जो टायर वाला जो सेक्टर देख रहे थे, उसमें हाँ, हमको क्वेश्चन था कि एज पर फंडामेंटल वो उसका सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो एमआरएफ का ज्यादा आ रहा है। राइट, सही बात है। तो सर ऐसे चार्ट में तो दिख रहा है कि ब्रेकआउट बालकृष्ण का अच्छा है, तो लाइक इवन मार्केट कैप बालकृष्ण का ज्यादा दिखा रहा है, तो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस? मैडम like- मार्केट कैप अभी मत देखो, अच्छा, मैंने अभी महेंद्र भाई से भी यही कहा, जब हम नए थे, अच्छा, जब हमको बिजनेस नहीं पता थे, डेप्थ हाँ, नहीं हाँ, पता था, मार्जिन नहीं पता था, राइट, इसलिए मैं आप सबको कह रहा था मार्केट कैप देखो, ताकि आपको हाँ, पता हाँ, चले कि प्रोबेबिलिटी कौन सी कंपनी की है कि वो अच्छी होगी। पर अभी हम मैच्योर हो गए हैं, अभी हमने बाकी फंडामेंटल देख लिए, राइट, तो अब हम मार्केट कैप को दूर रखते हुए हम एक तो बिजनेस देख रहे हैं, हाँ, राइट, और फंडामेंटल देख रहे हैं। हाँ। तो बिजनेस में नंबर 1 कौन है मैडम? सर एमआरएफ दिखा रहा है अभी। कोई डाउट ही नहीं है, एमआरएफ सबसे बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पे। ओके, एमआरएफ का बिजनेस सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है, तो एमआरएफ प्रायोरिटी में होना चाहिए। ओके, एमआरएफ के साथ, बिजनेस के साथ, अब जब आप फंडामेंटल यहाँ पे देख रहे हो, सबसे हाईएस्ट डे पेइंग कैपेसिटी किसका है? ये एमआरएफ का कितना है? 6। अच्छा है? 100। देखो 20 का आईसीआर तो होना चाहिए, 20 का, बराबर ना? 20 मतलब एक एवरेज डेप्थ टैंक कैपेसिटी हुआ, 20 से ऊपर के सब अच्छे। यहाँ पे क्या है, कोई कंपनी की डेप्थ टैंक कैपेसिटी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब सब पे कुछ ना कुछ डेप्थ है। राइट? मार्जिन वाइज बालकृष्ण इंडस्ट्री जबरदस्त एकदम। आपने डेप्थ, जगदीश भाई आपने डेप्थ टू इक्विटी रेशियो नहीं निकाला है ना? डेप्थ और इक्विटी सर आमा नहीं आएलू, निकालेलू છે। अच्छा, निकाला हुआ है, इसमें नहीं है। कोई बात नहीं। अगर आप डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखोगे, अगेन बालकृष्ण डेप्थ फ्री कंपनी, एमआरएफ पे डेप्थ है, लीज लायबिलिटीज है, तो एमआरएफ फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बालकृष्ण है। राइट? अब आप यहाँ पे एमआरएफ लोगे, गलत नहीं होगे, एमआरएफ ले रहे हो, धंधा बढ़िया है, एकदम खराब कंपनी नहीं है, पैसा तो एमआरएफ में भी बनेगा। राइट? पर बालकृष्ण क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी कंपनी है। राइट? कोई भी कंपनी लो, जब मैं कहता हूँ बालकृष्ण लो, मैं बालकृष्ण में 5% पैसा मैडम नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि बालकृष्ण का ड्रॉबैक क्या है?
धंधा नहीं वो है इसके सेल्स पास कम है, जो एमआरएफ के बहुत ही पास कम है, है। हाँ राइट। और मैं एमआरएफ में भी 5% नहीं डाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि एमआरएफ में क्वालिटी नहीं है जो किसके पास है, बाल के पास है। बालकृष्ण। तो दोनों में कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिससे मैं 2-3% से ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं लगा सकता हूँ, राइट। ओके ओके। और और दोनों ही कंपनी ने पैसा तो देखो कमा के दिया है। ये आपका एमआरएफ हुआ, गुड रैली, बार हाँ बार आराम कर रहा है, लंबा करता है आराम, अभी भी आराम मोड में है। अगर किसी को लगता है कि मैंने नहीं लिया एमआरएफ तो लेना चाहिए, क्योंकि ऑटो की रैली आएगी, एमआरएफ भी इधर से चलेगा, ये 1.5 लाख का भाव आ जाएगा इसका, राइट। राइट। सेम थिंग विद दिस बालकृष्ण। बालकृष्ण ज्यादा अच्छा चलता है क्योंकि सेल्स ग्रोथ उसका बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, राइट। राइट। और ओके, सर वैसे ही एक इशू आया था उस यूटिलिटीज नॉन इलेक्ट्रिक में भी, वही गेल और जीएसपीएल का यही देख रहे थे कि बराबर है। हाँ तो वो सेम जो आप समझे वही है मैडम। हाँ हाँ जीएसपीएल, हाँ। देखिए दिस इज चार्ट ऑफ जीएसपीएल। कैसा चार्ट है? ये ब्रेकआउट चार्ट दे वाइज दिया अभी तो इसने, ब्रेकआउट दे दिया। हाँ है ना। हाँ देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने, पर ये फेक हो गया। कोरोना ने ब्रेकआउट को फेक कर दिया था, पर अगेन न्यू ब्रेकआउट। फिर आया ट्रेडर रिमोर्स, बुलिश एंगल्फिंग, और ये रॉकेट अभी छूटने वाला है इधर से, अच्छा। राइट। तो जीएसपीएल इज अ गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट। ब्रेकआउट, आराम भी जब ये करते हैं लंबा करते हैं, है कि नहीं? हम्म लंबा आराम, अच्छी रैली, वापस लंबा आराम। तो जब जब आराम करेंगे 3-4 साल निकालेंगे आराम में, बट स्टिल इट नो नीड टू वरी, गुड डिविडेंड गिविंग कंपनी। नाउ गेल, ओके, गेल क्या कर रहा है मैडम? अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है उसका, स्टिल लंबा में 2000 रिकवरी हो रहा या है। रिकवरी हो रही है इसकी। तो गेल should be more prioritized than GSPL could be given more priority than GAIL, बराबर ना? वही देख रहे हो क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट में ज्यादा होने से भी, मार्केट या कैप ज्यादा होने से भी उनका ये नहीं देख रहे हम। हाँ, क्योंकि गेल पे डेप्ट है जो उन लोगों पे कम है, राइट। गेल एक नेशनल प्लेयर है, हाई सिक्योर वैसे हम कह सकते हैं। जीएसपीएल, एमजीएल, आईजीएल, ये सब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो यहाँ पे मैं जैसे आईजीएल करता हूँ, आईजीएल गेल से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है ना। हाँ और ये रीजनल प्लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजन में बढ़िया चलते जा रहे हैं। कल कभी नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है एजीएल अफेक्ट हो जाए, उस समय गेल को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर आप रीजनल प्लेयर में पैसा डालते हो, एमजीएल, एमजीएल आराम कर रहा है अभी, राइट। रीजनल प्लेयर में पैसा डालते हो तो थोड़ा कम डालना पड़ेगा, आप बड़ी रकम रीजनल प्लेयर पे नहीं लगा सकते हो, तो ये मार्केट लीडर जैसे हम लोग हाँ। हर टाइम बोलते हैं, हम्म, तो मार्केट लीडर तो सेल्स प्रॉफिट मार्केट कैप से ज्यादा होता है, लाइक बराबर है, प्रायोरिटी ये सब का ही होता है ना। होता है। सबसे हाँ, और पहला फिर प्रायोरिटी डेट बिजनेस तो हमारा होता है, हाँ लेकिन आपका फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, डेट पेइंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां पे मार खाएगी कंपनी तो फिर वेटेज कम हो जाएगा। जो यहाँ पे आईजीएल, एमजीएल, ये सब डेट फ्री कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं है ये दौड़ेगी अच्छी, लेकिन दोनों की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। गेल सबसे बड़ी कंपनी पर अच्छी नहीं है जितनी एमजीएल और आईजीएल है। एमजीएल आईजीएल अच्छी कंपनी पर धंधा नहीं है जो गेल के पास है। तो ना आप एमजीएल पे ज्यादा पैसा डाल सकते हो, ना आप गेल में ज्यादा पैसा डाल सकते हो, राइट। ये हाई क्लियर सेक्टर नहीं है जहां पे लीडर ही बहुत अच्छा है, बराबर ना। गेल में आप 5% नहीं डाल सकते मैडम पैसा। यही कंफ्यूजन हो रहा है। थैंक यू। ओके, सो या रामू एस, यस प्लीज।
यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। रामू सदावर्ते, आपने 4 सेक्टर में काम किया हुआ है, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी। सर रामू जी आज ऑनलाइन हाँ है हाँ है, या कौन से सेक्टर पे बात करना चाहोगे सर? रामू जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, महेंद्र भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, वो निधि का जो क्या क्वेश्चन कही? था ना वही टाइम पे किया था सर। कहिए। मैं जो सब सोच रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। हमको एटलीस्ट हाँ। फंडामेंटल्स में सब सेक्टर पे एक साथ काम करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है कि हमको उधर से ही मिले। सो एटलीस्ट हमको जैसे आपने पहले एक मार्केट कैप के हिसाब से, फिर हमने 5 साल का CAGR निकाला था, तो राइट, उसमें अगर हमारा जो GDP ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ दिखता है वो सेक्टर्स को हम प्रायोरिटी देके उस सेक्टर के ऊपर काम करना शुरू करें, तो आई थिंक उधर से भी हमारा काम आगे बढ़ सकता है। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे बाकी सेक्टर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला राइट। वही काम है महेंद्र भाई, सबसे पहला। आपको कोई क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कंपनियों की, पहले ये तो देखो हाँ। कि ग्रोथ किधर है, राइट। यस सर। और जहां पे तो ग्रोथ आई दिखे फिर लग जाओ वो सेक्टर के पीछे। यस सर, यस सर। सो आई थिंक उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें। उसके या बाद जो क्वालिटी टेस्ट है उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्वालिटी और बिहेवियर। उसमें टाइम जाएगा आपका, बराबर ना। ग्रोथ ढूंढने में देखो पहला काम आपका है, मैं आपको अभी उठाऊं नींद से और बोलूं महेंद्र भाई क्या चल रहा है, एकदम धंधे किसके बढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए पीयूष भाई रिटेल चल रहा है, पीयूष भाई फाइनेंस चल रहा है, पीयूष भाई बैंक्स चल रहे हैं, बराबर, पीयूष भाई कंजप्शन चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है उसके सेक्टर के नाम पता रहने चाहिए। सबसे पहला पैसा उधर ही डालना है जिधर धंधे बढ़ रहे हैं, राइट। फिर बात करेंगे कंपनी की, बराबर। राइट सर। या और इवन मैं मींस इतना एनालिसिस और इतना समझने के बाद ये भी समझ में आता है कि अगर हमारे पास फंडामेंटल्स का, जैसे अभी मैंने बोला कि मोरलेस जितने भी सेक्टर्स के ऊपर मैंने देखा और जो कंपनीज देखा, उसके जो फेयर वैल्यूज आती है शॉर्ट टर्म की, मोरलेस बाइंग लेवल जो हमको मिल रहा है टेक्निकल्स में भी, वो भी उसके आजू बाजू ही मिल रहा है। सो उधर से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि अगर हम ये फेयर वैल्यू के आजू बाजू बाई करेंगे तो हमको थोड़ा इधर से जंप अच्छा मिलेगा। बराबर है, राइट, बिल्कुल सही है। दोनों चीजों को साथ में लेके चलो, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चीजें, तो और कॉन्फिडेंस फिर लेवल उधर से बढ़ रहा है थोड़ा। हाँ बढ़ेगा। और अभी तो जैसे धीमे धीमे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, वैसे अपने आप ये लेवल इंक्रीज होता जाएगा। पर अभी तो यस हमने प्रैक्टिकल ही नहीं किया है, ये तो खाली हम थोड़ा काम कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल कब होगा, और 6 महीने 7 महीने जाएंगे, कुछ अनुभव आएगा, इससे और काम करने में मजा आएगी, बराबर है। यस यस। ओके, तो अर्चित ने भी हैंड रेस किया हुआ है, या अर्चित? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर कि जैसे हम चार्ट्स देखते हैं सारे investing.com पे, तो हमारे कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं, फैसिलिटी नहीं है कि जिससे हम सारी कंपनियों के डैशबोर्ड, जैसे हमने ये लेवल फाइंड आउट कर लिए, बाइंग लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, तो वो हम सेव करके एक बार ही रख लें और फिर बाद में वो लाइव अपडेट होते रहे और हम उसको चेक करते रहे। चार्ट्स लो आप डैशबोर्ड में सेव नहीं कर पाओगे, चार्ट्स को आपको इधर सेव करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूं, फॉर एग्जांपल टीटी के प्रेस्टीज, लेट मी चेक, ये मैंने टीटी के प्रेस्टीज किया, ओके, हो सकता है अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखो कुछ चार्ट सेव करके रखे हुए है ना, तो ऐसे आप सेव करके रख सकते हो। पर बाकी आप डैशबोर्ड बनाओ चार्ट का और वहां आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओके चार्ट आएंगे वहां पे तो वो डायनेमिक नहीं होंगे, बराबर ना। पर कुछ इस पे काम कर सकते हो कि भाई ये भाव के नजदीक आए तो मुझे अलर्ट मिल जाए। जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि कजारिया मेरे को 735 से नजदीक आए तो मुझे अलर्ट आने लगे, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर आ जाना चाहिए जितना इस भाव के नजदीक आता है तब,
वो बहुत से लोगों ने ऐसी कुछ फाइल क्रिएट की हुई है कि उनको अलर्ट आ जाए सीधा कि भाई ओके 735 आ गया है, मेरा भाव आ गया है। और आप अलर्ट कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी मदद से भी रख सकते हो या चार्ट में भी रख सकते हो। यहाँ पे भी आपके इन्वेस्टिंग में भी अलर्ट है, राइट? इन्वेस्टिंग की जो आपकी साइट है उसके ऊपर ये सब जो कर चार्ट सकते है हो। वो वैसे देखो मैं नहीं करता हूँ ये सब, बराबर, ओके सर। क्योंकि बहुत सिंपल रखा हुआ है, अपनी कंपनी लिमिटेड है, सेक्टर लिमिटेड है। अभी सारे मेजर चार्ट तो सब दिमाग में आ गए। धीमे धीमे आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे रोज देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता ही है कि आपको कब घर से बाहर निकलना है शेयर लेने के लिए। तेजी में कभी ओके भी सर। आप निकल नहीं पाओगे कुछ भी लेने को, बराबर। और जब भी बाजार गिर रहा होता है ऐसे समय पे आप थोड़े एक्टिव हो सकते हो तो भी माल ले पाओगे, राइट? ओके सर, ये चार्ट सेव कैसे होता है? जैसे देखो ये ये रहा चार्ट है ना, ये क्लाउड सेव, दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट सर। यहीं पे ये बटन में क्लिक करूंगा तो सीधा ये टीटीके का चार्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा, राइट? ओके सर, ओके पर सर, वो बाद में करेंगे राइट सर। क्योंकि अभी हमको कुछ इंडिकेटर डालने हैं, वो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, फिर ये काम करेंगे थोड़ा, बराबर। ओके सर, ओके सर। या कहिए केतन भाई। सर हम जब ये डेट किसी भी कंपनी का हम लेते हैं तब हमें जो लॉन्ग टर्म डेट है वो लेना है कि दोनों लेना है? नहीं, क्या क्या बताया, समझा नहीं मैं। बैलेंस शीट में समझ लो हम किसी का डेट हम देखना चाहते हैं या इसमें तो लॉन्ग टर्म इसमें ले सकते हैं या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों मिला के ले सकते हैं। कुछ कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट भी होता है और शॉर्ट टर्म डेट भी होता है, तो दोनों लेना चाहिए डेट में। और डेट देखो, की इक्विटी वैसे रेशियो। डेप्थ का मतलब तो ये हुआ कि लॉन्ग टर्म भी आ गई, शॉर्ट टर्म भी आ गई, दोनों मिलके, हाँ दोनों मिला असल के। मतलब। हाँ डेट डेट टू इक्विटी रेशियो तभी या निकलेगा ना। देखो, रियल मतलब में तो डेब्ट टू इक्विटी में रियल सेंस में लॉन्ग टर्म करंट नॉन करंट दोनों ले लेते हैं, लेकिन वो दोनों लेने से क्या होता है कुछ वर्किंग कैपिटल का भी अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब वो तो डेब्ट है ही नहीं, वो तो सब प्लस माइनस होता रहता है। इसीलिए ज्यादातर रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं, वो लोग खाली और खाली लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको और क्लियरिटी ज्यादा देगा, हमेशा लॉन्ग टर्म डेब्ट ही ले। लेकिन आप जो भी कंपनियां रिसर्च करोगे 90% कंपनी नहीं 95% कंपनी में लॉन्ग टर्म डेब्ट लेने से काम हो जाएगा। पर कुछ कंपनी ऐसी भी होगी जो अपनी डेब्ट प्रॉपर वे में पे नहीं कर पा रही है ना। बहुत सी कंपनियां होगी जो प्रॉपर वे में पे नहीं कर पा रही है, तो वो लॉन्ग टर्म जो उनके सर पे लायबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म बन गई है। मतलब अभी तो मेरे सर पे आ गया है, मेरे को सब पैसा भरना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियों का आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, उनका शॉर्ट टर्म डेब्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट? लेकिन हमने ये चीजों को फंडामेंटल में कवर किया था केतन भाई, थोड़े वो चैप्टर को रिवाइज कर लेना वहां पे आप, ओके ओके बराबर ना? ओके, सर तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा है। अब नेक्स्ट वीक हम लोग ट्रेंडिंग शेयर के बारे में बात करेंगे। जब ये रैली आती है तो ये रैली से कितनी उम्मीद की जाए, किस प्रकार से शेयर चलते हैं, राइट? तो अब हम कल से वापस नए एपिसोड सीखना चालू करेंगे, सर बराबर? हाँ, जगदीश भाई क्या कह रहे थे आप? एक क्वेरी है, हाँ कहिए। कंटेनर पैकेजिंग वाला सेक्टर है ना, हाँ जी। उसमें दो कंपनियों ने ब्रेकआउट दिया, तो हमें सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है वो? ओके, कंटेनर पैकेजिंग कैसे ओपन करूं मैं अभी? सर वो चार्ट वाले में जाके ओपन आपने करना। एक मिनट चलो, पर इधर आपने मतलब लिंक नहीं किया हुआ है, काम किया है हाँ कंटेनर में हाँ, आपने? काम काम किया है। एक ढूंढने दो मेरे को। वैसे कंटेनर पैकेजिंग का ग्रोथ कितना है? ग्रोथ ज्यादा नहीं है सर। तो जाने दो ना। देखो 125 इंडस्ट्री है, अब ग्रोथ नहीं है ना, फिर आपका टाइम बिगड़ेगा वहां पे, ओके ओके। बराबर? कंटेनर पैकेजिंग पक्का ग्रोथ नहीं है,
हाँ जगदीश भाई, एक बार चेक कर लेना आप। देखो अभी आपको ग्रोथ कैसे चेक करना पड़ेगा पता है? आप लोगों ने जब चेक किया था ना डिमांडिंग इंडस्ट्री, तब आपने कैसे चेक किया था याद है? 2016 के डेटा लिए थे और 2020 के। कितने साल का ग्रोथ देखा था आपने? 5 साल का। 5 साल का ग्रोथ, राइट। अभी कौन सा नया डेटा इंक्लूड हो गया? 2021 21 का आया ना। हाँ। अब देखो ज्यादातर ऐसा नहीं होता है जो इस साल हुआ है। ये साल इंडस्ट्री, ये साल क्या है, पूरे के पूरा जबरदस्त बड़े चेंजेस आए हैं दुनिया में। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री में बड़े चेंज आए। तो अब आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि प्री कोरोना ग्रोथ क्या था और पोस्ट कोरोना ग्रोथ क्या है। मेरे को पोस्ट कोरोना ग्रोथ भी बढ़िया चाहिए। अब अगर मुझे ये जानना है कि प्री कोरोना ग्रोथ क्या था, पोस्ट कोरोना ग्रोथ क्या है, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे कौन बता सकता है आप में से? क्वार्टरली रिजल्ट देख के सर। क्वार्टरली देखो जगदीश भाई, अभी क्वार्टरली देखने का जरूर नहीं है। 2021 के एनुअल रिजल्ट आ गए तो मुझे पता चल गया 2020 में एनुअली सर, एनुअली। या देखो अगर मैं खाली 2020 और 21 को कंपेयर करूंगा ना, तो भी मुझे पता चल जाएगा कोरोना के बाद जीडीपी से अच्छा कौन बढ़ रहा है। तो यहीं से मेरे को डिमांडिंग सेक्टर मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो एक बार आप चेक कर लेना डिमांडिंग सेक्टर में, राइट, कि आप जो भी कंपनियों पे बात कर रहे हो वो सबके कैसे ग्रोथ है, राइट। कोरोना के बाद आपका कंटेनर पैकेजिंग में ग्रोथ अच्छा आया है, राइट, क्योंकि पैकेजिंग के बिजनेसेस बड़े हैं। अब पैकेजिंग में आपको कौन सी दो कंपनी में कंफ्यूजन था वो बताओ? जिंदाल पॉली और कॉस्मो फिल्म्स। जिंदाल पॉली, ओके। जिंदाल पॉली का धंधा कैसा है? अच्छा है सर। अच्छा धंधा है, मतलब बड़ी कंपनियों में से एक है जिंदाल पॉली भी, राइट। जिंदाल पॉली का मार्जिन अच्छा है। डेप पेइंग कैपेसिटी 10 मतलब एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है क्या? मेरे को कम से कम डेप पेइंग कैपेसिटी कितनी चाहिए? 20 के आसपास तो होनी चाहिए, बराबर ना? तो ये क्यों इनका जिंदाल पॉली का 10 है? क्योंकि कुछ डेप्थ होगी, बराबर। इसमें मुझे अगर मैं यहाँ पे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो ऐड करूंगा तो मेरी और आइडिया क्लियर होगी, राइट। और मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ? रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसे मिलेगी मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी जगदीश भाई? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू रिजर्व। रिजर्व। देखो रिजर्व, देखो आपको क्या करना चाहिए पता है? आपने इतना सारा डेटा ले लिया, अब आपको दो डेटा ऐड कर दो। एक डेटा रिजर्व का ऐड कर दो और एक डेटा डेप्थ का ऐड कर दो। अगर ये दो ऐड कर लोगे तो पूरा मस्त काम हो गया आपका हर एक सेक्टर का, राइट। आपके इतने डेटा के हिसाब से मैं देख पाता हूं डेप्थ पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, मार्जिन इनके अच्छे हैं, बराबर। मतलब मेरे को थोड़ा ध्यान रख के इसमें देखना पड़ेगा। मैं 100% कॉन्फिडेंटली जिंदाल पॉली बाय नहीं कर सकता हूं, राइट। फिर भी चलो मैं यहाँ पे जिंदाल पॉली के चार्ट ओपन करता हूं। आपके पास इसका बिहेवियर का काम किया हुआ है जिंदाल पॉली का? ना, नहीं किया हुआ है सर। तो एक बार बिहेवियर देखना चाहिए इसका कि क्या ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है कि जिंदगी में 2-3 बार प्रॉफिट करने को आई है। ओके, देख लेंगे सर। और हमारा नंबर वो 2-3 बार में लग जाए, बराबर ना? कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, दिया ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट कौन सा है जगदीश भाई? 2010 से भी भाव ऊपर बढ़ गए। इसका मतलब एकदम सही है कि जिंदाल पॉली के नतीजे 2010 में जो थे उनसे बेहतर है या होने वाले है। ब्रेकआउट 1200 कम से कम अच्छी रैली की उम्मीद रखे, लेकिन अब मैं लूंगा कि नहीं वो डिपेंड करता है
फंडामेंटल पे, जो मेरे को इसके चेक कर लेने चाहिए बिहेवियर में। अगर ये शेयर 10-10 साल तक नहीं चलता है तो और थोड़ा डर लगता है। ऐसा ना हो कि 1200 आ जाए, 1500 आ जाए, फिर दूसरे 10 साल नहीं चले तो अपने लंबे फंसेंगे, राइट। बहुत ज्यादा आराम है, 10 साल मतलब इट्स इनफ। और दूसरी कौन सी कंपनी थी जिंदाल के अलावा? कॉस्मो फिल्म्स। कॉस्मो फिल्म्स। कॉस्मो फिल्म्स का देखो, कॉस्मो फिल्म्स और जिंदाल में ये डिफरेंस है। जिंदाल ये दोनों ही कंपनी रेंज बाउंड थी। कॉस्मो फिल्म भी अपने 2010 के हाई पार नहीं कर पा रही थी, पर उसने कब किए? 2015 में या 2015 में कॉस्मो फिल्म ने ब्रेकआउट देने के बाद ये भी डबल हुई, मतलब 200 से 500 तक गई, फिर करेक्शन आया, ये वापस पुराने भाव पे आ गई, राइट। अब ये वापस इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ज्यादा आगे कौन है मुझे बताओ, जिंदाल पॉली की कॉस्मो फिल्म? कॉस्मो फिल्म। कॉस्मो फिल्म की ये दूसरी कहानी चल रही है और जिंदाल पॉली का तो अभी पहला कहानी चालू हुआ है, राइट। तो लीडर कौन है दोनों में से? लीड कौन कर रहा है धंधे को? कॉस्मो, जिंदाल पॉली, बराबर ना, राइट। धंधे में और प्रॉफिट में तो जिंदाल पॉली आगे। हाँ, अभी आप इसका फंडामेंटल देख लीजिएगा। देखा इसलिए डेप वेप डाल दो सब और ग्रोथ डेप डाल डाल- दो, ओके ओके बराबर ना। कि बराबर। कॉस्मो फिल्म ने पिछले जो प्रॉफिट्स किए कैसे किए, ओके ओके बराबर है, ओके। बाकी इनमें से कोई भी अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 साल आराम करती है तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम वेल्थ क्रिएटर है। ये अभी चल रही है, बढ़िया चलेगी, वापस आराम करेगी, 10 साल करेगी। तो असल में वेल्थ के लिए ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए, ओके बराबर है। ओके, चलो नेक्स्ट वीक वापस हम लोग ट्रेंडिंग पे थोड़ा लर्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ओके बराबर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक आप सारे लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर